वो एक हसीन और दराज का औरत थी। उसका सरापा बहुत दिलकश था। दूर से वो बहुत हसीन लगती थी। उसके हसीन चेहरे पर शगुफ्तगी और मलामत करीब आने पर नज़र नहीं आती थी, करख्तगी महसूस होती थी। लोग बताते थे कि उसका चेहरा रात के वक्त इंतहाई शफ़ाक नज़र आता था। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी पत्थर की मूर्ति को देख रही हैं। हर किस्म के जज्बात से आरी उसकी आवाज़ अजीब तासुर पैदा करती थी और सुनने वाले पर कपकपी तारी कर देती थी। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, उसका नाम क्या था, कोई नहीं जानता था। वो जिस मकान में किराए पर आई थी उसका मालिक खुर्शीद अली था। ये मकान एक अरसे से बंद पड़ा था। इस मकान को किराए पर कोई नहीं लेता था। खुर्शीद ने कई दफ़ा इसको फ़रोख्त करने की कोशिश की, मगर ख़रीदार मकान देखने के बाद पलट कर ना आया और ये मकान खाली ही रहा। खुर्शीद के पास ये मकान विरसे में आया था। उसके बाप ने इसको एक कसाई से ख़रीदा था, मगर सुना है वो भी इसमें रहा नहीं था। उस कसाई ने किसी नाई से ख़रीदा था। वो नाई हिंदू था, मगर इस मकान की किस्मत में आबाद होना लिखा ही ना था। सब लोग जानते थे। और फिर अचानक कई साल के बाद ये औरत खुर्शीद से मिली और मकान किराए पर लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो जाहिर है कि वो हैरान तो हुआ, मगर चूंकि आदमी ईमानदार था और उस मकान के बारे में जानता था, तो उसने कहा, मकान तो खाली पड़ा है और एक ज़माने से खाली है। खाली मकान में तो आपको पता है खुद ब खुद गंदगी के ढेर लग जाते हैं। दूसरा, इस मकान की शोहरत भी अच्छी नहीं है। इस मकान को कोई आबाद नहीं कर सका, इसलिए मैं नहीं चाहता आप किसी परेशानी में मुब्तला हों, इसलिए कोई और मकान तलाश कर लें। औरत ने यह सुनकर अपनी सर्द आवाज़ में फ़ैसला सुना दिया, मैं यही मकान लूँगी, तुम मना करोगे तो भी। मैं मना कब कर रहा हूँ? आपके अलावा और कितने लोग आपके ख़ानदान में हैं? खुर्शीद ने पूछा। मैं अकेली हूँ, वो बोली। फिर तो और मुश्किल होगी, क्योंकि इस मकान की सफाई कराना होगी। सफ़ेदी चूना भी ज़रूरी है। पानी का कुआं तो है, मगर एक ज़माने से इस्तेमाल नहीं हुआ, उसकी भी सफाई ज़रूरी है। ये सब आप तो नहीं कर सकेंगी। ये सब तुम्हारा दर्द सर नहीं है। मैं मकान में किस तरह रहूँगी, ये मेरा मामला है। तुम चाबी मेरे हवाले करो और किराया बताओ। खुर्शीद ने हैरत से कहा, ज़रूरियाती ज़िंदगी भी तो ज़रूरी है। आप किस तरह रहेंगी? तुम बार बार एक बात को मत दोहराओ, साफ बताओ चाबी दे रहे हो कि नहीं। उसका चेहरा किसी भी तासुर से खाली था। खुर्शीद पर तो कपकपी तारी हो रही थी। वो बोला, ठीक है, लाई देता हूँ। आप अपनी जिम्मेदारी पर उस मकान में रहें। और किराया क्या लोगे? वो बोली। जो मुनासिब ख्याल करें अदा कर दिया करें, मेरा कोई मुतालबा नहीं है, खुर्शीद ने जवाब दिया। और जो मकान आसेब ज़दा मशहूर था और एक ज़माने से बंद पड़ा था, उसको एक औरत ने आबाद कर दिया। उसने किस तरह उसकी सफाई की, किसी को कुछ पता नहीं था। दरअसल ये मकान था भी ऐसी जगह पर कि लोगों की यहाँ पर ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं थी। ये मछली शहर की आबादी थी। मछली शहर एक कस्बा है। उसकी आबादी एक घोड़े के नाल की तर्ज पर है। आबादी के बाद खेत हैं। ये मकान आखिरी नुक्कड़ पर था। खेतों में जाने वाले किसानी उसके सामने से गुजरते थे और वो भी ज़रा फासला रख कर गुजरते थे। इस मकान के बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर थीं, मगर इस औरत ने इस मकान को आबाद करके सारी कहानियों का दम निकाल दिया था। बड़ी दिलेर औरत है भाई, अकेली रहती है, कोई कहता। सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते। हाँ भैया, लागत तो ऐसी ही है। रात के वक्त मकान के एक कमरे में रोशनी नज़र आती थी, बाकी पूरा मकान अंधेरे में डूबा रहता। वो औरत कब अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती थी, कहाँ से खरीदती थी, किसी को पता ना था। उसने किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा था। दिन और रात लोगों ने टोल लगाने की कोशिश की कि उसके पास कौन आता है, कौन जाता है, मगर कुछ पता न चला। सबको ही हैरत थी। एक अकेली औरत उस आसेब ज़दा मकान में रहती है। क्या खाती है, पानी कहाँ से लाती है, खुराक क्या खाती है, ना उसका किसी से वास्ता था, न किसी से लेना देना था। आखिर वह किस तरह ज़िंदगी गुजारती है? खोज सबको थी, मगर पता कौन करे। 1 महीना गुजर गया, किसी को कुछ पता ना चला। खुर्शीद अली कहीं जाने की तैयारी में थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। खुर्शीद ने दरवाज़ा खोलकर देखा, सामने वही औरत खड़ी थी। वो एक तरफ हो गए और बोले, आइए अंदर आ जाइए। मगर उस औरत ने अंदर कदम ना रखा। अपनी आवाज़ में कहा, मैं किराया अदा करने आई हूँ, बताओ क्या दूँ। उसकी आवाज़ सुनकर खुर्शीद को घबराहट सी होने लगी। जल्दी से बोले, मैंने तो आपको कह दिया था कि जो मुनासिब हो आप दे दें। मुझे खुशी है कि आपने उस मकान को आबाद कर लिया। खुशी और गम की बात ना करो, किराया बताओ। वो बेतासुर आवाज़ में बोली। आप इसरार करती हैं तो 5 रुपये दे दें, खुर्शीद ने जवाब दिया। औरत ने 5 का नोट खुर्शीद के हाथ पर रखा और चली गई। खुर्शीद अली उसको जाते देखता रहा, मगर हैरत से उसका चेहरा रंग बदलने लगा। वो औरत जितनी जसामत की नज़र आती थी, उस हिसाब से उसके कूले भी होना चाहिए थे।
मगर ये क्या, तस्वीर की तरह थी। पलट कर देखो तो सीधी सपाट, कोई खम कोई दरार कुछ नहीं, और सामने से रंगीन तस्वीर। ये कैसी औरत है? खुर्शीद ने सोचा। कौन आया था? खुर्शीद के कान में उसकी बीवी की आवाज़ आई। वो किराया अदा करने आई थी। खुर्शीद ने जवाब दिया। ये कौन औरत है? सुना है अकेली रहती है। मैं कहती हूँ तुम्हारी अकल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं कि तुमने अकेली औरत को वो आसेब ज़दा मकान दे दिया। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बदनामी उसके साथ साथ तुम्हारी भी होगी। दुनिया हज़ारों बातें मनाएगी। बेगम खुर्शीद ने कहा। बात तुम्हारी अपनी जगह ठीक है, मगर उसने ज़बरदस्ती मुझसे ये मकान लिया है। मैंने सब कुछ बता दिया था, मगर उसका इसरार था कि वो ये मकान ज़रूर किराए पर लेगी। मगर अब मुझे उस पर शक होने लगा है। खुर्शीद ने कहा। कैसा शक? ज़रा मुझे भी तो बताओ। बेगम ने कहा। सामने से वो आम औरतों जैसी ही है, बस ज़रा आवाज़ अजीब सी है, मगर आज मैंने देखा कि वो पीछे से तो एक तस्वीर सी लगती है। खुर्शीद ने कहा। अरे ज़रा साफ साफ बताओ, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बेगम ने उलझ कर कहा। तुमने कोई बड़ी सी तस्वीर देखी है, जैसी कि कैनवस पर बनाई जाती है, लाल पीली और खूबसूरत, मगर उस कैनवस को पलट कर देखो तो कुछ नहीं होता। ना कोई खम नज़र आता है, ना रंग। वो बिल्कुल ऐसी है। वो जितनी जानदार औरत नज़र आती है उसी हिसाब से उसके कूल्हे और कांधे होने चाहिए, मगर पीछे तो कुछ नहीं है, एक दीवार सी लगती है। ये क्या बात है? ये तो तुमने खूब कही। तुम औरतों को इतनी गहरी नज़रों से देखते हो, अब पता चला मुझे। बेगम बात को कहीं और ले गई। खुर्शीद सटपटा गए और बोले। बताओ तो मुसीबत, ना बताओ तो परेशानी। बेगम तुम तो हर बात को घुमा फिरा कर वहीं ले जाती हो, तुमको कुछ बताना ही मुश्किल है। खुर्शीद नरमी से बोले। अच्छा अब चुपड़ी चुपड़ी बातें ना करो, मैं सब जानती हूँ मर्दों के करतूत, और सुन लो अच्छी तरह। अब अगर आए तो मैं किराया लूँगी, तुम ना दौड़ के आ जाना, मैं भी देखूँ ज़रा तस्वीर का दूसरा रुख। तो जी खुर्शीद साहब बेचारे बेगम की नज़र में मशकूक हो गए, मगर उनकी बेचैनी कम ना हुई। उनके एक ही दोस्त थे, नब्बू मियाँ। नाम तो उनका नवाब अली था, मगर सब नब्बू मियाँ पुकारते थे। खुर्शीद दौड़े उनके पास। ड्योढ़ी में वो बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बोले। कहो मियाँ, 2 दिन के बाद शक्ल दिखा रही हो, और वो भी इतनी बुरी बना के। हवाइयाँ उड़ रही हैं ईमान से। हवाइयाँ तो उड़ेंगी, बात ही कुछ ऐसी है। खुर्शीद ने जवाब दिया। क्यों, क्या आफत टूट पड़ी? नब्बू बोले। और खुर्शीद ने सारा माजरा कह सुनाया। आखिर में बोले। यार मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि शायद मैंने मकान किराए पर देकर कोई मुसीबत खड़ी कर ली है, और अब बेगम की तरफ से ये हुक्म मिला है कि किराया वो वसूल करेंगी। अब बताओ मैं क्या करूँ? मियाँ बात यह है कि तुम कौन से औरत शनास हो? मियाँ एक औरत किस्मत से तुमको मिल गई है, तुमने तो वही देखी है। अरे दुनिया में हज़ारों किस्म की औरतें भरी पड़ी हैं। अमेरिका की औरत अलग है तो चीन जापान की अलग है। उन सब के बदन और हुस्न के पैमाने भी अलग अलग हैं। क्या पता वो कहाँ की औरत है? तुमको चाहिए था कि पहले उसके बारे में मालूमात करते और ठोक बजाकर मकान देते। वो तो तुमने किया नहीं। अब होते रहो परेशान। नब्बू मियाँ खामोश हुए तो खुर्शीद ने कहा। यार तुम भी बेगम की तरह मुझे ही इल्ज़ाम दे रहे हो। मेरी जगह तुम होते तो तुम भी वही करते जो मैंने किया है। खुर्शीद ने भिन्नाकर कहा। हम क्यों करते? अरे अल्लाह ने अकल दी है, अच्छे बुरे को परख सकते हैं। नब्बू मियाँ बोले। तुमने उस आफत की परकाला को देखा जो नहीं है? खुर्शीद ने कहा। अच्छा, तो क्या वो बहुत हसीन है, अपने हुस्न से मुतासिर करती है, या उसके माथे पर सींग है? अजीबुल खलकत है। कैसी बच्चों की सी बातें करते हो मियाँ। हमने भी दुनिया देखी है। नब्बू मियाँ ने जवाब दिया। यार मैं उसकी वजाहत नहीं कर सकता। शक्ल से तो वो बहुत अच्छी लगती है, मगर पहली नज़र के बाद दूसरी नज़र में वो हसीन होने के साथ साथ खतरनाक भी लगती है। और जो कसर रह जाती है वो उसकी आवाज़ पूरी कर देती है। क्या बताऊँ उसकी आवाज़ के सौती असरात कैसे होते हैं, बस उन्हीं का कहा ही करना पड़ता है। खुर्शीद ने कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारा हाजमा कुछ गड़बड़ है। मुझसे चूरन लेते जाना, ख्वाब भी डरावने आते होंगे। मियाँ ज़रा देखभाल के खाया करो, खाने के मामले में तुम सदा के नदीदे हो। नब्बू मियाँ ने हंसकर कहा। अच्छा भाई ना मानो मेरी बात, मैंने जो कुछ कहा वो निरी बकवास थी। खुर्शीद झुंझलाकर बोले। अरे अरे तुम तो बिल्कुल ही संजीदा हो गए। नब्बू मियाँ ने कहा। एक बात हम बताए देते हैं, आगे कुछ भी हो मैं तुमसे आकर नहीं कहूँगा, बल्कि किसी से नहीं कहूँगा। अरे जब तुम दोस्त हो, मजाक उड़ा रहे हो, तो दूसरे ना जाने क्या कहें, इसलिए अब चलते हैं। नब्बू मियाँ आवाज़ें देते रह गए, मगर खुर्शीद गुस्से में थे, रुके नहीं। पूरे मोहल्ले को तशवीश थी, आखिर ये औरत क्या खाती है? बाजार में कभी नज़र नहीं आती, खरीदो फरोख्त करती नहीं, किसी से आज तक उसने रब्ता नहीं किया। सिर्फ खुर्शीद अली के पास किराया देने एक दफ़ा आई थी। अब लोगों को लग गई टो। हर जगह कुछ मंचले तो होते हैं। यहाँ मछली शहर में भी एक टोला ऐसा था, हर किसी के फड्डे में टांग अड़ाना उनका मशगला था। बात उन तक पहुँच गई।
बाकिर अली उस टोले के सरगना थे। 4-6 सरफिरे उनके इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद रहते थे, मगर रात इशा के बाद तो बाकायदा उनका इजलास होता था। उस इजलास में दूसरे दिन के प्रोग्राम बनाए जाते, किस बाग के आम तैयार हैं, किस तरह धावा मारना है, कबड्डी के मैच की तैयारियों पर बहस होती, खिलाड़ी तैयार किए जाते और एक से एक बड़ी शरारत की प्लानिंग की जाती। उस छोटे से कस्बे में एक से ज़्यादा और क्या हो सकता था। बुजुर्गों की नज़रों से पोशीदा रहकर ये लोग शरारत करते थे। उनमें यह भी खूबी ज़रूर थी कि हद अदब को पार नहीं करते थे। सब लोग नौजवान थे, ज़्यादातर मुसलमान लड़के थे, मगर चंद एक उस टोली में हिंदू भी थे, जिसमें मास्टर धनीचंद का लड़का मनीचंद भी था। धनीचंद चूँकि स्कूल में मास्टर थे, इसलिए सब लड़के उनसे डरते थे और अदब भी करते थे। आज के इजलास में एजेंडा वो औरत थी। बाकिर अली ने बात का आगाज़ किया। बोले, लो देखो, एक औरत, वो भी अकेली, खुर्शीद मामू के आसेबज़दा मकान में किराए पर आ गई और हमको पता ही ना चला। सालार खान ने जवाब दिया, अरे अकेली नहीं होगी, कोई तो साथ ज़रूर होगा। मियाँ, हमारी मालूमात के मुताबिक अब तक अकेली ही है। बाकिर अली ने जवाब दिया। शौकत अली कहाँ चुप रहने वाले थे। बोले, ये बात समझ में आने वाली हरगिज़ नहीं है। वो मकान तो एक ज़माने से बंद पड़ा है। दुनिया जहान का कूड़ा कचरा भरा होगा, रहती कहाँ होगी? तुमको पता नहीं है? रहती है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। बाकिर अली ने जवाब दिया। तुमने बाजार में कभी उसको देखा है? शौकत अली ने सवाल जड़ दिया। मैंने क्या, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मामू खुर्शीद ने देखा है। बाकिर अली ने जवाब दिया। अच्छा ये तो बताओ कैसी है? अच्छन मियाँ भी बोले, यार तुम हो 1 नंबर के नदीदे, क्या बताऊँ, मैंने देखा थोड़ी है। बाकिर अली ने झुंझलाकर कहा, तो फिर ऐसा करते हैं कि पहले उसको देखा जाए। आखिर मनीचंद से खामोश नहीं रहा गया, तो जाओ दरवाज़ा पीट डालो, अकेली ही रहती है, वही दरवाज़ा खोलेगी, देख लेना, और अगर वो पूछे कि क्यों आए हो तो कह देना देखने आया था। फिर वो सवेरे ये खबर मास्टर साहिब को पहुंचा देगी और तेरे साथ हम सब की चुंदिया के बाल गिनती हो जाएंगे। अबे जब करेगा घामड़ों जैसी बात करेगा, कोई और तरकीब निकालो, किसी को पता भी ना चले और हम लोग उसको देख भी लें। बाकिर अली ने मनीचंद का मजाक उड़ा दिया। वो बेचारा दुबक कर खामोश बैठ गया। शौकत अली बोले, ऐसा ना करें कि दिन में पानी पीने के बहाने दरवाज़ा खटखटा दें। घर में अकेली है तो जाहिर है वही दरवाजे पर आएगी। चाची फूफी कुछ भी कह देंगे और पानी मांगेंगे। सालार खान ने गर्दन हिलाकर कहा, यार तेरी खोपड़ी खूब चलती है, तरकीब तो काबिल अमल है। बाकिर अली ने भी उसको काबिल अमल करार दिया और मुतफिका तौर पर यह तय हो गया कि बाकिर अली, सालार खान और शौकत तीनों कल दोपहर खाने के बाद उस आसेबज़दा मकान का दरवाज़ा खटखटाएंगे। दूसरे दिन 12 बजे ही तीनों दोस्त जमा हो गए। अभी वक्त था, वो मकान के सामने से गुजरते आगे खेतों की तरफ चले गए। कुछ ही दूर आमों का बाग था, वो उसमें दाखिल हो गए। बाग के रखवाले रहीमू चचा की नज़र उन पर पड़ी तो वो उनके पास आ गए। बोले, ये आज चंडाल चौकड़ी इस तरफ कैसे आ गई? अभी तो बूर भी नहीं आया। बाकिर अली बोले, हमको पता है चचा, हम तो ऐसे ही सैर करने आए हैं। ये दोपहर में सैर करने की क्या सूझी? आप सीधे घर चले जाओ, नहीं तो फिर मैं शाम को खुद ही तुम्हारे घर सैर करने आ जाऊंगा। रहीमू ने लताड़ा। ठीक है चाचा, चले जाते हैं। तुम कहाँ हमारे घर जाने की तकलीफ करोगे? शौकत अली ने कहा। हाँ ठीक है। सालार खान बोले, मगर चंद मिनट तो ज़रा पानी पता कर लें, धूप से आए हैं, फिर चले जाएंगे। हाँ ये ठीक है, पी लो पानी, कोठरिया के अंदर घड़े में भरा है। और हाँ, अब दोपहर में तुमको इस तरफ कभी ना देखूं। ये कहकर रहीमू बाग में चले गए तो बाकिर अली ने कहा, यार ये बहुत बुरा हुआ, अगर चचा ने घर बता दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या जवाब देंगे? आमों का मौसम होता तो एक बहाना भी होता। हमारे प्लान में रहीमू चचा का कहीं जिक्र ही नहीं था। अगर होता तो इधर आते ही नहीं। जो हुआ सो हुआ, आगे की सोचो। सालार खान बोले, प्रोग्राम तो वही चलेगा। बाकिर अली ने कहा, तो फिर आओ अब चलते हैं, कुछ पहले पहुंच जाएंगे और क्या होगा। शौकत ने जवाब दिया और तीनों बाग से निकल आए। बाग के ख़त्म होते ही खेत थे और उन खेतों को पार करो तो मकान सामने था। वो तीनों दरवाजे पर पहुंच गए। दूर दूर कोई आदमी नजर न आता था। दरवाजे के बाहर भी झाड़ झनकार उगा हुआ था। दरवाज़ा बंद था और ऐसा लगता था जैसे मुद्दत से बंद पड़ा है। तीनों दरवाजे के ऐन सामने खड़े थे। बाकिर ने इशारा किया और सालार ने दरवाजे पर हाथ मारा, फिर और ज़ोर से हाथ मारा, मगर कुछ ना हुआ। बाकिर ने भी दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, मगर कुछ ना हुआ। बहुत कोशिश कर ली, मगर जवाब नदारिद। बाकिर ने कहा, यार लगता है इस वक्त घर में कोई नहीं है। अगर कोई नहीं तो ताला वगैरह तो लगा हो, वो भी नहीं है। शौकत ने कहा, अरे यार इधर कौन आता है? सोचा होगा कि ज़रूरत क्या है ताले की। सालार ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि वापस चलते हैं, खाली घर में जाना मुनासिब बात नहीं है। बाकिर ने कहा, तो फिर आओ। और तीनों पलट पड़े। 2 कदम ही चले थे कि दरवाजे की चिरचिराहट की आवाज़ पर पलट कर देखने लगे। दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था।
मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। वो पलटकर फिर दरवाजे के करीब आ गए तो अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सबसे पहले बाकिर ने कदम दरवाजे के अंदर रख दिए। बाहर से ये मकान जितना गंदा और कूड़े करकट से भरा हुआ नजर आता था, कमरा ऐसा ना था। ये एक बहुत कुशादा कमरा था। कमरे में कालीन पड़ा था और कदीम ज़माने के स्टाइल का फर्नीचर बड़े करीने से रखा हुआ था। खिड़कियों पर बारीक जाली के सफ़ेद पर्दे पड़े हुए थे। खिड़कियां खुली हुई थी और उनमें से हवा अंदर आ रही थी। दरवाजे पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं। ये तस्वीरें किसी माहिर मुसव्विर की बनाई हुई लगती थीं। नहायत साफ़ और वाज़ेह नकूश बनाए गए थे। ख़ास तौर से हर तस्वीर की आंखें तो जिंदा आंखें लगती थीं। तीनों हैरान नज़रों से चारों तरफ देख रहे थे। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। बैठ जाओ, एक नुस्वानी आवाज़ सबके कानों में आई, मगर वो हैरत की तस्वीर बने खड़े ही रहे। तो फिर हुक्म हुआ, सुना नहीं, बैठ जाओ। तीनों ने जल्दी से उस हुक्म पर अमल किया और बैठ गए। फिर नुस्वानी आवाज़ ने कहा, बहुत अरसे के बाद इस घर में कोई मेहमान आया है, बोलो तुम्हारी क्या खातिर की जाए। मगर उनकी ज़ुबान तो तालू से चिपक गई थी। कहते क्या, खामोश थे। मुलाकात करने आए थे, बोलो। फिर आवाज़ आई। बाकिर अली हकला कर बोले, जी जी, जी हाँ। मुलाकात के बाद तुम क्या करोगे? सबको जाकर बताओगे, ऐलान करोगे? आवाज़ आई, नहीं, आप मना करेंगी तो नहीं बताएंगे। सालार ने हिम्मत करके जवाब दिया, तुम बताकर भी कुछ नहीं कर सकोगे, ये बात समझ लो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत तो थी, मगर तुम खुद आ जाओगे इसका पता नहीं था। मैं कौन हूँ तुम यही खोज करने आए हो। तुमको पता नहीं कि इस घर में आने का रास्ता तो है, मगर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम यहाँ पर ही रहोगे। तुम्हारी भी एक तस्वीर लग जाएगी, तुम भी सबको देख सकोगे, मगर रहोगे फ्रेम के अंदर ही। तीनों ने डरते डरते एक दूसरे को देखा। हिम्मत करके बाकी ने कहा, हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई, फिर कभी इधर नहीं आएंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। खड़े हो जाओ और दूसरे कमरे में चलो। ये सुनते ही वो गुनूदगी की सी हालत में खड़े होकर दूसरे कमरे की तरफ चले। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो उसमें दाखिल हो गए। उनके अंदर आते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। ये कमरा भी साफ सुथरा था। खिड़कियाँ खुली थीं और हवा आ रही थी। उस कमरे में 3 पलंग और एक बड़ी सी मेज़ पड़ी थी। तीनों पलंगों पर साफ बिस्तर लगे थे और मेज़ पर खाना चुना हुआ था और खाने की खुशबू कमरे में फैल रही थी। आवाज़ किस तरफ से आई ये पता नहीं चलता था। खाना खाओ और आराम करो, अब तुम्हारा यही काम है। हमें जाने दो, फिर नहीं आएंगे। शौकत ने गिड़गिड़ा कर कहा, जाने वाली बात भूल जाओ। तुमको बताया था कि आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। बाकिर ने हिम्मत करके कहा, तुम कहाँ हो, सामने तो आओ, ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी, जल्दी क्या है। अब तो तुमको रहना ही यहाँ पर है। आवाज़ आई। कोई कुछ ना बोला तो फिर आवाज़ आई, खाना अगर ना खाया तो फिर कभी खाना तुम्हारे सामने नहीं आएगा। मैं तुमको भूखा नहीं रखना चाहती, इसलिए खा लो। तीनों ये सुनकर मेज़ पर आ गए और खाना खाने लगे। खाना ताज़ा था और नहायत लजीज था। ख़ास तौर से गोश्त से बनी हर चीज़ बेहद लजीज थी। तीनों ने डटकर खाना खाया। खाना ख़त्म होते ही एक मशरूब सुर्ख रंग का जग भरकर मेज़ पर आ गया। पहले तो वो इस बात से हैरान थे कि मशरूब मेज़ पर किस तरह आया। दूसरा मशरूब भी इतना खुश जायका था कि तीनों ने खूब पिया। उसके पीते ही उन पर गुनूदगी सी सवार हो गई और वो बिस्तरों पर लेट गए और चंद मिनटों में ही वो बेखबर पड़े सो रहे थे। कब रात हुई और ख़त्म हो गई उनको पता ना चला। सुबह फिर उनको बेहतरीन खाना खिलाया गया। इतना मुरगन और अच्छा खाना खाकर भी उनकी सेहत अच्छी ना थी। उनमें दिन ब दिन तब्दीली हो रही थी। उनके कद कम हो रहे थे और जिस्म चपटा होता जा रहा था और वो घटते घटते इतना हो गया कि एक फ्रेम में आ जाए। फिर उनको एक फ्रेम में दीवार पर आवेज़ा कर दिया गया। अब उनके जिस्म की हरकत बंद हो गई और वो एक तस्वीर की मानिंद दीवार पर लटक गए। सिर्फ आंखें ही थीं जो सिर्फ सामने के रुख पर देख सकती थीं। उनको भी हरकत करने की इजाज़त न थी। ये सारा काम पूरे 1 माह में हुआ। उन तीनों के गायब होने पर बड़ा हंगामा मचा रहा। उन तीनों को आखिरी दफ़ा रहीमों ने देखा था और उसने जो देखा था सबको बता दिया, मगर फ़ायदा कुछ ना हुआ। हर माह वो औरत खुर्शीद अली को किराया अदा करने आती रही, मगर हर दफ़ा ऐसा हुआ कि उसकी बीवी घर पर ना होती। उस औरत को सिर्फ खुर्शीद ने देखा। नब्बू मियाँ भी औरत को देखने के मुश्ताक थे, मगर वह जब भी आई सिर्फ खुर्शीद ही अकेले होते थे। खुर्शीद की ज़ुबानी जो कुछ लोगों को पता चला वो वही जानते थे। आखिर पुलिस को तो पूरी तहकीकात करना थी। 3 जवान लड़के अचानक गायब हुए थे। होते होते बात खुर्शीद तक आ गई और उसने किराए पर मकान देने के बारे में जो हकाइक थे पुलिस को बता दिए। इलाहाबाद का एसपी अंग्रेज़ था। वो खुद केस की निगरानी कर रहा था। उसने उस मकान पर छापा मारने का प्रोग्राम बना लिया और एक रात अचानक वो पूरे साजो सामान के साथ उस मकान के सामने खड़ा था।
मकान के चारों तरफ पुलिस के चौकस जवान अपने हथियारों के हमरा हर सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार खड़े थे। मकान का दरवाज़ा बंद था। एसपी के इशारे पर दरवाजे पर दस्तक दी गई। मकान अंधेरे में डूबा हुआ था। हर कोई सांस रोके खामोश था। दरवाज़ा बंद था। फिर ज़ोर से बजाया गया। जवाब ना मिला और फिर 4 जवानों ने ज़ोरदार धक्का दिया। दरवाज़ा अंदर से बंद ना था, वो एक चिरचिराहट के साथ खुल गया। ऐसा लगता था जैसे मुद्दत के बाद उसको खोला गया है। दरवाज़ा खुलते ही चमगादड़ों का एक गोल उड़ता हुआ बाहर निकला और परवास कर गया। अंदर रोशनी डाली गई। कमरे के अंदर कूड़ा करकट भरा हुआ था और उसमें कीड़े मकोड़े मटर गश्त कर रहे थे। उस मकान में 4 कमरे नीचे थे और 4 ऊपर। हर कमरे की हालत ख़राब थी। कोई यहाँ रह सकता है ऐसी कोई अलामत नहीं थी। सारे कमरों की अच्छी तरह तलाशी ली गई मगर कुछ सुराग ना मिला। पुलिस वापस आ गई। तीनों गुमशुदा लड़कों का कोई सुराग ना मिला। बात खुर्शीद के पास आ गई। उस औरत का पूरा हुलिया खुर्शीद ने पुलिस को बता दिया। एसपी ने खुर्शीद को पाबंद कर दिया कि वो औरत अब आए तो उसको रोक ले, मगर वो ऐसा न कर सका। वो हस्बे दस्तूर आई और किराया अदा करके चली गई। खुर्शीद ने यह भी पुलिस को बता दिया। अब सिर्फ एक ही सूरत रह गई थी कि उसकी आमद के दिनों में खुर्शीद के घर खुफिया तौर पर कुछ आदमी मुकर्रर कर दिए जाएं। वो औरत आए तो उसको छाप लें, मगर इसमें भी नाकामी हुई। वो दिन के वक्त आई और चली गई। जो आदमी मुकर्रर थे वो सोते रह गए। अब ज़रा एसपी परेशान हुआ। वो आती है कोई नहीं देखता और चली जाती है कोई नहीं रोकता। एसपी के सामने ऐसा अजीबोगरीब केस पहली बार आया था। वो इन बातों को नहीं मानता था मगर अब सोच में डूबा हुआ था। वाक़यात जिस गैर मुतवक्का तरीके पर पेश आ रहे थे उसने उसका दिमाग चकरा कर रख दिया था। वो एक दिलेर ऑफिसर था मगर दिलेरी अपनी जगह अलग हैसियत रखती है। ये पुरस्कार वाक़यात और उस औरत का किरदार किस खाने में रखा जाए, वो अब इस लाइन पर सोच रहा था जिस पर उसने कभी ना सोचा था। वो कायल होता जा रहा था। दुनिया में तागूती कुव्वतें भी होती हैं, उनसे दस्तो गिरेबां होना मुश्किल होता है। वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। ये उसके लिए एक बदनुमा दाग था। उसने जिस केस में हाथ डाला था उसको कामयाबी से ख़त्म किया था और यहाँ पर वो अब तक अंधेरे में खड़ा था। उसने उस मकान की निगरानी ख़त्म नहीं की थी और खुर्शीद के साथ भी आदमी लगाए हुए थे, मगर किसी तरफ से कोई इतला नहीं आ रही थी। ऊपर से दबाव बढ़ता जा रहा था। एसपी को हर हाल में मुजरिमों को पकड़ना था। वो जादू या सहर को नहीं मानता था क्योंकि उसकी परवरिश और तालीम जिस माहौल में हुई थी वो मादा परस्त माहौल था। उसने उन लोगों से राब्ते करने की कोशिशें शुरू कर दी जो जादू या सहर के जानने वाले थे। पंडित शुक्ला प्रोफेसर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, मगर शौकिया तौर पर वो जादूगर भी थे। वो बहुत कम अपने बारे में बताते थे। उनकी रिहाइश इलाहाबाद में थी। एसपी ने उनके बारे में किसी से सुना तो खुद उनसे मुलाकात करने उनके मकान पर गया, अपना तारुफ कराया और फिर आने का मकसद बयान किया। अपनी परेशानी बताई तो प्रोफेसर शुक्ला ने जवाब दिया, जादू क्या है? ये सवाल बहुत पुराना है। इसका जवाब हर कोई अपने अंदाज में देता है। मैं भी अपने अंदाज में इसका जवाब देता हूँ। जादू एक इल्म है। ये इल्म इरादे की कुव्वत को जाहिर करता है। अपनी मंशा के मुताबिक किसी भी चीज़ में तब्दीली होती है। वो किस तरह होती है ये बेशक पुरस्कार है। इसकी मुनासिब और ज़रूरत के मुताबिक मिकदार को मुनासिब ज़रिए से इस्तेमाल करना होता है, फिर मतलूबा तब्दीली वाक़ई होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आमिल इस काबिलियत और सलाहियत का हो जो ज़रूरी कुव्वतों को इस्तेमाल करना जानता हो। दूसरी सूरत में खुद आमिल निशाना बन सकता है। दूसरे आमिल को जिन हालात और माहौल में काम करना है उसका भी पूरा अंदाज़ा हो। अगर नई जगह नए माहौल में है तो नाकाम भी हो सकता है। ये एक दिमागी काविश है। ये वाक़यात जो उस मकान में हुए उनका ताल्लुक़ किसी जादू या सहर से है? एसपी ने पूछा। कुदरत के हज़ार अनोखे अजूबों की तरह जो अज़ल से आज तक हैं, इंसानी समझ में ये अब तक नहीं आए हैं और समझ में आएंगे भी नहीं। उसने कोई ऐसी मखलूक भी पैदा की है और उसको कुछ मखसूस कुव्वतें भी दी हैं। मेरी अकल और इल्म यहाँ आकर खामोश हो जाता है। न सिर्फ मैं बल्कि दुनिया का कोई आदमी इसका तज्जिया नहीं कर सकता। बहरहाल मैं वादा नहीं करता, कोशिश ज़रूर करूँगा कि कुछ खोज लगा सकूँ। प्रोफेसर शुक्ला ने जवाब दिया। इसके लिए आपको कितनी मुद्दत दरकार होगी? एसपी ने पूछा। सिर्फ आज की रात। सुबह आकर मैं आपको बता दूंगा। मगर प्रोफेसर ना आ सका। वो रात को ही मछली शहर चला गया था और आधी रात के बाद वो उस मकान के दरवाजे पर था और वो भी दरवाजे के अंदर चला गया और फिर वापस ना आ सका। प्रोफेसर जाने से पहले अपने प्रोग्राम की तफसील तहरीर कर गया था। इससे अंदाज़ा हुआ कि प्रोफेसर भी उसी मकान की भींट चढ़ गया है। एसपी की परेशानियां और बढ़ गईं। ये वाक़यात अखबारात में आ रहे थे
मगर मेरी नज़र से सिर्फ प्रोफेसर की खबर गुजरी और जो तफसील लिखी थी वो मैंने रोलुका को बताई तो उसने कहा, इसका मतलब हुआ ये सिलसिला अभी आगे भी चलेगा। क्या ख्याल है, एसपी एंडरसन से रब्ता किया जाए? मामला बहुत खतरनाक लगता है। तो फिर ऐसा करते हैं कि इलाहाबाद चलते हैं, वहीं पर मुलाकात करेंगे। और फिर हम दोनों इलाहाबाद की तरफ चल दिए। एसपी एंडरसन ने फ़ौरन हमको बुला लिया और पूछा, आपको किस तरह पता चला कि मछली शहर में ये अनोखे वाक़यात पेश आ रहे हैं? मुझे गुज़िश्ता वाक़यात का तो इल्म नहीं है, मगर प्रोफेसर शुक्ला वाला केस मैंने अखबार में पढ़ा था, मैंने जवाब दिया। तो एसपी ने पूछा, आप कुछ ज़रूर मेरी मदद कर सकते हैं, इसीलिए आपने रब्ता किया है। मैं तो सिर्फ हकीम हूँ, ये मेरे दोस्त हकीम कामिल हैं, इनको पूरी तफसील आप बताएं। मैंने रोलुका की तरफ इशारा करके कहा, वेल हकीम कामिल, मैं बताता हूँ। और फिर उसने पूरी कहानी बयान कर दी। खुर्शीद ही एक आदमी है जिसने उस औरत को कई बार देखा है। आप उससे मिलना चाहें तो उसको भी बुलाया जा सकता है, और जो ज़रूरी मदद मैं कर सकता हूँ करूँगा। आदमियों की ज़रूरत होगी तो वो भी दूंगा। एसपी ने तफसील बता दी। मैं खुद खुर्शीद से मुलाकात करना चाहूँगा, रोलुका ने जवाब दिया। उसको मैं अभी बुलवा लेता हूँ। इसके अलावा आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एसपी ने पूछा। मेरा काम करने का अलग अंदाज है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, रोलुका ने जवाब दिया। बात यह है हकीम कामिल कि अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्रोफेसर की गुमशुदगी मेरे खाते में डाली जा रही है, मेरे ऊपर भी बहुत दबाव है। आपको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, एसपी ने जवाब दिया। मैं अकेला काम करने का आदी हूँ, मैं जिस अंदाज में काम करूँगा आप मेरा साथ नहीं दे सकेंगे। आप इत्मीनान रखें और खुर्शीद को बुलवाएं, रोलुका ने कहा। कुछ देर में खुर्शीद अली भी आ गए। रोलुका ने उस औरत के चलने फिरने का अंदाज और हुलिया सब पूछ लिया और खुर्शीद को वापस कर दिया। अब आप आराम करें, मैं कल सुबह मुलाकात करूँगा, रोलुका ने कहा। क्या आपका इरादा आज उस मकान में जाने का है? एसपी ने पूछा। हो सकता है चला जाऊं, रोलुका ने जवाब दिया। मेरा मतलब था कुछ आपकी मदद का बंदोबस्त कर दिया जाए, एसपी ने कहा। इसकी ज़रूरत होगी तो बताऊंगा, रोलुका ने जवाब दिया। हमारे रहने का बंदोबस्त सरकारी सतह पर एसपी ने कर दिया था। खाने के बाद रोलुका ने कहा, अच्छा हकीम साहब, मैं तो चलता हूँ ड्यूटी पर, आप आराम करें। और रोलुका रूपोश हो गया। मछली शहर ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं है, मगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ पर है। बाज़ार भी अच्छा है, मगर 8 बजे ही सब दुकानें बंद हो जाती हैं। दूसरा, उन 3 लड़कों की गुमशुदगी ने लोगों को और डरा दिया था, इसलिए और जल्दी घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। मैं उस घर के करीब आमों के बाग में खड़ा था। नज़रें अलबत्ता उस मकान पर जमी हुई थीं। मैं पूरी तरह दरवाजे को देख सकता था। मैं उसके खुलने का इंतज़ार कर रहा था। 1 घंटे के बाद वो दरवाज़ा खुला। मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। एक औरत स्याह लिबास में दरवाजे पर खड़ी थी। मैं उसके बिल्कुल सामने था, मगर वो मुझे नहीं देख पा रही थी। अब वो दरवाजे से चंद कदम आगे आ गई थी। मुझे अंदाज़ा था कि ये फूंक फूंक कर क्यों कदम आगे बढ़ा रही है। वो और चंद कदम आगे आ गई। अब उसको पकड़ना आसान था। मैंने जागते उल्लू को इशारा किया और वो हवा की तरह उस पर आया, मगर वो भी लम्हा भर में ज़मीन पर लेट गई और उल्लू उसके ऊपर से गुजर गया। वो लेटे लेटे तेज़ी के साथ लौट लगाती दरवाजे के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने घर का चारों तरफ से अच्छी तरह मुआयना किया। कमरों के दरमियानी हिस्से पर छत नहीं थी। रात इस कदर स्याह थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। वो अपनी कमीन गाह में बंद हो चुकी थी। जाहिर है वहाँ पर उसकी ताकत ज़्यादा होगी। मैं खुले मैदान में था, उसकी ताकत का अंदाज़ा भी नहीं था। मुझे फिर उसको बाहर लाना था, मगर अब वो होशियार थी, आसानी से तो बाहर नहीं आएगी। मैंने सोचा। मैंने अपने कारिंदे चारों तरफ लगा दिए, कोई भी निकले उसको गिरफ्तार करना है, यह हदायत कर दी और मैं वहाँ से चला गया। मेरा सफ़र बहुत लंबा था, अगर किसी सवारी पर करें तो महीना लग जाए। मेरी वापसी भी दूसरी रात हुई। इस दौरान कोई बाहर नहीं आया। मैं एक बूटी लेने गया था। उस बूटी में ये खासियत है कि जहाँ उसको फैला दिया जाए वहाँ पर कोई बदरू और जिन्नात नहीं रहते, क्योंकि उसमें इस किस्म की बू है जो आदमी को तो महसूस नहीं होती, मगर मावराई कुव्वतों को महसूस होती है। मैंने मकान के हर सिमत उसको फैला दिया। दिन में भी मेरा क़याम वहीं पर रहा। दूसरी रात 10 बजे आसमान पर कुछ हलचल मालूम हुई। मैंने देखा कि कुछ आदमी आमों के बाग के पास उतरे हैं, और वो ज़्यादा बड़े न थे। उनके कद छोटे छोटे और चपटे चपटे थे। उनकी चाल ऐसी थी जैसे वो साइकिल पर हों। मैंने अपनी फ़ौज को इशारा कर दिया। उल्लू ने उनको अंधा करना शुरू कर दिया और एक खूंखार टिड्डी दिल उन पर टूट पड़ा। उनकी तादाद ज़्यादा नहीं थी। चंद मिनटों में ही उनका सफाया हो गया। उनकी समझ में ही नहीं आया कि हमला किसने किया। उनकी नज़रें मेरे हमलावरों को नहीं देख सकती थीं।
बाहर की कमिक तो ख़त्म हो गई। मैं मकान के उस हिस्से की तरफ चला जिधर छत नहीं थी। मेरे साथ दोनों उल्लू दाएं बाएं मौजूद थे। मैं उस खुले हिस्से की तरफ से मकान के अंदर कूद गया। अंदर घुप अंधेरा था, हवा साएं साएं कर रही थी। मैंने एक कमरे का दरवाज़ा धकेला तो वो खुला हुआ था। मैं उसके अंदर चला गया। अंदर सख्त बदबू थी, गोश्त के सड़ने की बदबू। हर तरफ कूड़ा करकट नजर आता था। हैरत की बात यह थी कि ऐसी जगहों पर चमगादड़ें अपना बसेरा करती हैं, वो भी नहीं थी। फिर मैंने दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोल लिया। यहाँ पर भी यही हाल था। सारे कमरों में कोई नहीं था। एक दरवाज़ा और नज़र आया, उसमें कवाड़ नहीं था। मैं उसमें दाखिल हो गया। वो जीना था और सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। हर सीढ़ी 1 फुट से ज़्यादा की थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक 25-30 सीढ़ियाँ थीं। इसका मतलब था मैं ज़मीन के अंदर 30 फुट नीचे था। ये मकान जिसने भी बनाया था हैरत अंगेज था। ज़मीन में इस कदर नीचे एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में एक बड़ी सी मोमबत्ती जल रही थी। उसके चारों तरफ दीवार के साथ साथ कुर्सियाँ पड़ी थीं जिन पर वही छोटे छोटे और चपटे चपटे लोग बैठे थे। उनकी शक्लें इंसानों जैसी ही थी, मगर धाने ज़रूरत से ज़्यादा बड़े थे और माथे उभरे हुए थे। वो सब खामोश थे, जैसे किसी सोग में बैठे हों। मैं भी एक कोने में खड़ा था। कुछ ही देर में एक लहीम शहीम कद्दावर औरत अंदर आ गई और बोली, सारी मेहनत ज़ाया गई, सब मारे गए। कौन है जो वार कर रहा है? तुम अंदर क्या कर रहे हो? जाओ लड़ो उससे। उनमें से एक बोला, किससे लड़ें? सामने कोई हो तो लड़ें, नज़र तो आता नहीं। वो बोली, यहाँ यही तो खराबी है, वो हमको देख रहा है और हम अंधे हैं, तो क्या हमें फिर ज़मीन के अंदर जाना होगा? एक फिर बोला, इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानूंगी। वो बोली, तो फिर हम मरते रहेंगे, अब हमारा प्रोग्राम तो आगे नहीं चलेगा। फिर कोई बोला, सब्र करो, कोई रास्ता मैं निकाल लूँगी। कौन है? मैं पता चलाती हूँ। वो बोली। उसने मेज़ के ऊपर आसन जमा लिया और जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए। सामने के रुख से वो एक भरपूर औरत नजर आती थी, मगर पीठ की तरफ से वो एक कैनवस की तरह सीधी और सपाट थी। उन सब में वही कदावर थी, बाकी सब के कद बहुत छोटे थे। उसने अपने लिबास में से एक दिया निकाला और मेज़ पर रख दिया। उस दिए में अपने बालों की एक लट लगा दी और अपनी उंगली को दांतों से चबाकर जख्मी किया और खून दिए में भरने लगी। जब दिया पूरा भर गया तो उसने उंगली मुंह में दबा ली। फिर एक बोना मोमबत्ती लेकर आगे बढ़ा और उस औरत के हाथ में पकड़ा दी। तुम सब देखोगे कौन है जो वार कर रहा है। इस दिए के रोशन होते ही सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं ज़मीन की 7वीं तह की शहजादी हूँ। ये ज़मीन के ऊपर बसने वाली कमज़ोर मखलूक मेरा प्रोग्राम क्या बिगाड़ेगी? मैं इस ज़मीन पर राज करने आई हूँ। अभी तो मैंने आगाज़ किया है। और वो मोमबत्ती को चिराग के करीब ले गई, मगर वो उस चिराग को जला न सकी, क्योंकि हवा का एक तेज़ झोंका ऐसा आया कि चिराग उलट गया। उस पर पड़ी बालों की लट उड़ गई और खून मेज़ पर फैल गया। मोमबत्ती उसके हाथ में अलबत्ता जलती रही। वो गुस्से से मेज़ पर खड़ी थी। उसका सारा जिस्म थर थर काँप रहा था। उसको अपनी बरहनगी का ज़रा एहसास नहीं था। वो धाड़ कर बोली, कौन है? छुप कर वार करता है, सामने तो आ। हर तरफ खामोशी रही। तो वो फिर बोली, कमानी सामने आ। मगर किसी तरह से हरकत नहीं हुई। तो वो फिर ज़ोर से धाड़ी, कमानी क्या सुनता नहीं, सामने आ। मगर हर तरफ खामोशी रही। वो मेज़ से उतर आई और एक बोने के पास जाकर उसको हिलाया। वो एक तरफ गिर गया, फिर दूसरे को हिलाया, वो भी एक तरफ गिर गया। वो दीवानों की तरह चीखी एक बार और वो लम्हा भर में सीढ़ियाँ फलांगती ऊपर दौड़ गई। मैं भी तेज़ी से ऊपर आया, मगर वो गायब हो चुकी थी। सारे घर में उसको तलाश किया, मगर उसका पता न था। सुबह तक मैं वहीं रहा। सूरज की रोशनी में घर की तलाशी ली, मगर कोई नहीं था। रात को जो बौने मारे गए थे वो भी नहीं थे। उनकी जगह पर ताज़ा मिट्टी जैसी कि ज़मीन खोदने पर निकलती है वो पड़ी थी। सारे कमरों में कुछ नहीं था, सिर्फ तय खाने के एक तरफ कुछ फ्रेम पड़े थे। साल खूरता तस्वीर किसी में नहीं थी। सारी रुदात सुनने के बाद मैंने पूछा, वो तो जिंदा है, किसी और सूरत में फिर नमूदार हो सकती है। ये बात तो ख़तरनाक है। एसपी ने भी कहा, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उसको तलाश करना है। दूसरा, उनके आने के रास्ते को भी बंद करना है। रोलुका ने जवाब दिया। एक बात और, तुमने बताया कि वो हवा में उड़कर भी आए थे, वो क्या था? उनके पास ऐसा कोई इल्म है कि वो आसमानों में परवास कर लेते हैं, मगर मेरा ख्याल है वो ज़मीन के अंदर से ही आते हैं। सुराग सिर्फ ये लगाना है कि ये आते कहाँ से हैं। रोलुका ने जवाब दिया। अब क्या प्रोग्राम है? एसपी ने पूछा। आप मालिक मकान खुर्शीद से वो मकान हासिल कर लें, गड़बड़ मुझे उसी मुकाम पर लगती है। रोलुका ने जवाब दिया। खुर्शीद अली को कोई एतराज़ न था। वो मकान सरकारी तहवील में आ गया। रोलुका ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उस मकान को ढाने का बंदोबस्त किया। ये काम चंद रोज़ में हो गया। मलबा वगैरह हटा दिया गया, फिर खुदाई करवाई गई
और पूरे तहखाने को ख़त्म कर दिया गया और फिर उसमें मिट्टी भरवा दी गई और पानी छोड़ दिया। अब मकान की जगह मैदान था, मगर एक कुआं अब भी बाकी था। कुआं अच्छा बड़ा था, मगर पानी वगैरह कुछ नीचे नजर नहीं आता था। वजह यह थी कि उसकी दीवारों पर खुदरो झाड़ियां बेतहाशा उगी हुई थीं। हर रोज रस्सों की मदद से लोग लटकते और झाड़ियां काटते। काम के दौरान हर वक्त रोलका वहां मौजूद रहता। 50 फुट तक झाड़ियां साफ हो गईं, मगर अब भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। काम जारी रहा। 50 फुट और झाड़ियां साफ कर दी गईं। कुएं के अंदर हवा का दबाव कम हो गया और बड़े बड़े पंखे ऊपर लगाकर काम जारी हो गया। मगर सब हैरान थे कि ये कुआं तो शैतान की आंत की मानिंद था कि गहराई कहीं ख़त्म ही नहीं होती थी। 50 फुट और कोशिश की गई, मगर कुएं का आखिर न मिला। अंदर काम करना दुश्वार होता गया। मजदूर बेहोश होने लगे तो काम बंद करना पड़ा। रोलका और सबको यकीन आ गया कि यही वो रास्ता है जहाँ से ये चपटे लोग ज़मीन के ऊपर आते हैं। इसका मतलब था कि ये रास्ता ज़मीन के 7 परतों तक जाता है और अभी कितनी गहराई बाकी है इसका भी अंदाज़ा नहीं था। इसके अंदर कौन काम करेगा? सब मजदूरों को फारिग कर दिया गया। उस मैदान में जहाँ वो घर था, पुलिस के जवान मोर्चा लगाए थे और कुएं के गिर्द रोलका के अपने कारिंदे मौजूद थे। रोलका उस रास्ते को बंद करने से पहले देखना चाहता था कि ये कितना लंबा रास्ता है। उसने सबको रात में रुखसत कर दिया। पुलिस के किसी जवान को मैदान में नहीं रहने दिया और कुएं के अंदर उतर गया। वो रूपोशी में था। उस हालत में वो बेवजन और तेज़ रफ्तार भी हो जाता था। वो हवा की तरह नीचे जा रहा था। वो जितना उतरता जाता था, झाड़ियाँ घनी होती जाती थीं और रोलका को रुकने की फुर्सत नहीं थी। वो बर्क रफ्तारी से ज़मीन के अंदर सफ़र कर रहा था। आखिर ये सफ़र ख़त्म तो होना था। कुआं नुमा सुरंग के ख़त्म होते ही वो एक मैदानी इलाके में खड़ा था। उसके चारों तरफ परतदार चट्टानें नज़र आ रही थीं। उनकी परतों के रंग अलग अलग थे। कोई पीली चमकीली परत थी, कोई सुर्ख और कोई परत हरी थी। हर परत अपनी जगह चमकदार थी। यहाँ न रात थी न दिन। सूरज की रोशनी न थी, मगर अंधेरा भी नहीं था। उसको न दिन कह सकते थे न रात। दूर दूर कोई नज़र नहीं आता था। वो अपनी रूपोशी कायम रखना चाहता था, क्योंकि ये नई दुनिया थी। इसको समझना ज़रूरी था, देखना ज़रूरी था। उनका इल्म क्या है, उनकी ताकत कितनी है, उनके पास क्या हथियार हैं, ये क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को देखना और समझना ज़रूरी था। यहाँ उसका कोई कारिंदा नहीं था। सब कुछ उसने अकेले करना था। ज़रूरी था कि खुद को छुपा कर रखे। वो चट्टानों की तरफ चलने लगा। ये करीब नज़र आने वाली चट्टानें इतनी करीब न थीं। उसने देखा चट्टानों के अंदर गोल गोल सुराख बने हुए थे। वो उनके और करीब चला गया। अब उसे उन सुराखों में जिंदगी के आसार नजर आने लगे थे। हर सुराख में औरतें और मर्द चलते फिरते नजर आ रहे थे। कुछ सुराख ज़मीन से ज़्यादा ऊंचे न थे, मगर ऐसे भी थे जो ज़मीन से बहुत ऊपर थे। मगर ना कोई सीढ़ी थी, ना कोई जीना था। ये लोग इतनी ऊंचाई पर किस तरह जाते हैं? अभी रोलका यही सोच रहा था कि उसने देखा कि बहुत ऊपर वाले सुराख से एक चपटा बोना निकला और उसने अपनी पीठ दीवार पर लगा दी और चट्टान की दीवार के साथ फिसलता हुआ बड़े आराम से ज़मीन पर आ गया। उसकी सपाट पुश्त की अफादियत उसकी समझ में आ गई। ये एक नई दुनिया थी, निराली दुनिया थी। वो घूमता रहा। औरतें सब औरतें थीं, ना उनमें कोई बूढ़ी थी ना जवान, सब एक जैसी थी। मर्द सब मर्द थे, उनमें भी उम्रों का फ़र्क ना था। बच्चे ज़रूर बच्चे नजर आते थे। उन सब के रंग एक जैसे थे। सब मुटियाले रंग के थे और सब एक ही कद के थे। रोलका एक ना थकने वाला इंसान था। वो उनके मकानों के अंदर भी गया। हर तरफ सुराख में कई कई मर्द और कई कई औरतें मौजूद थीं। उनके बच्चे भी थे। मर्द एक तरफ चट्टानों के पार जाते थे। वो वहाँ से खाने को कुछ लाते थे। पानी की वहाँ कोई कमी नहीं थी। 1 फुट गड्ढा बना लिया और पानी निकाल लिया। मर्द जो जड़नुमा कोई चीज़ लाते थे वो सब मिलकर उसको खाते थे। ये सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं थे। उनका मुआशरा दुनिया से निराला था। यहाँ पर सोना एक मामूली चीज़ था। वो लोहा तलाश करते थे। ये उनके लिए बहुत कीमती धात थी। उससे ये लोग हथियार बनाते थे, ज़मीन खोदने के औजार बनाते थे। आग उनके नज़दीक बहुत अहमियत रखती थी। हर कोई आग नहीं जलाता था। आग से ये लोग बहुत डरते थे। यहाँ पर किसी लिबास का तसव्वुर नहीं था। औरतें और मर्द सब कुदरती लिबास में रहते थे। रोलका को तलाश थी यहाँ के सरदार की, मगर सभी एक जैसे थे। वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि वो उनकी ज़ुबान नहीं जानता था। हाँ, अपने इल्म और चेहरे के तासुरात से बहुत हद तक बात समझ आता था, मगर अपनी बात उन तक पहुँचाने को उसके पास कोई ज़रिया नहीं था। उनके चेहरों और जिस्म की तरह उनकी ज़ुबान भी चपटी और टेढ़ी थी। ऐसा मालूम होता था उनकी ज़ुबान में बहुत कम अल्फाज थे।
और वह ज़्यादातर काम इशारों की ज़ुबान से लिया करते थे। यहाँ पर सबका काम ये था कि ग़िज़ा लाना, उसको धोना और खा लेना और आपस में खेलना। शर्मो हया, रिश्ते नाते का यहाँ पर कोई तसव्वुर नहीं था। मर्द सिर्फ मर्द थे और औरतें सिर्फ औरतें थीं। रोलुका को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि उसको यहाँ आए कितना अरसा गुजरा है। वापस तो वो किसी वक्त भी जा सकता था, मगर अभी काम पूरा नहीं हुआ था। अपनी दुनिया से राब्ता करने का उसके पास एक ज़रिया था। उसने इल्मे टेलीपैथी का इस्तेमाल किया और हकीम वकार के जहन तक पहुँच गया। मैं रोलुका हूँ, आप परेशान ना होना, मैं आपके दिमाग में हूँ। हकीम वकार चौंक पड़े। तुम वाकई रोलुका हो? उन्होंने पूछा। हाँ, मैं रोलुका हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं ज़मीन के 7वें परत के नीचे हूँ। यहाँ पर एक दुनिया आबाद है, मगर हमारी दुनिया की तरह मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता नहीं है। पूरी तफसील तो आकर बताऊँगा। आप ये बताएं, वहाँ के क्या हाल हैं? वो औरत दोबारा अपनी जगह नमूदार हुई? हकीम वकार ने बताया। नहीं, उस औरत का कोई पता नहीं है। यहाँ पर अमन चैन है। मैं फिर ज़रूरत पड़ी तो राब्ता करूँगा, रोलुका ने कहा। मैं फिर उसी मुकाम पर आया जहाँ पर कुआं ख़त्म होता था। यहाँ पर मैंने एक पक्की निशानी लगाई। ये निशानी ऐसी थी कि कोई उस रास्ते को बंद करना चाहे तो भी बंद नहीं कर सकता। यहाँ पर मैंने हर आदमी को चेक किया। वो सादा लोग थे, उनमें कोई मावराई ताकत नहीं थी। तो फिर वो कौन लोग थे जो हमारी दुनिया में आए थे? वो तो उड़ भी रहे थे और वो औरत तो कोई जादू करने लगती थी। अब मेरा इरादा और आगे बढ़ने का था। मैं चट्टानों के ऊपर चला गया। यहाँ भी दूर दूर उसी किस्म के सुराग थे और उनमें लोग आबाद थे। मैं और आगे चला। चट्टानें मुतवातिर थी, मगर ऐसा लगता था कि मैं ऊपर की बजाय नीचे जा रहा हूँ। हर जगह चट्टानों पर एक बेलनुमा पौधा कसरत से उगा हुआ था। हैरत की बात यह थी कि यहाँ पर मैंने अब तक कोई परिंदा नहीं देखा था। जानवरों में सिर्फ बकरी नुमा एक जानवर था जिसकी दुम बहुत मोटी थी और उसमें से एक रस जैसा निकलता था और उसको ये लोग पीते थे। उस बकरी नुमा जानवर की 6 टांगें थीं, 4 पर यह चलता था और 2 को हाथों की तरह इस्तेमाल करता था। चट्टानों में मैंने एक बहुत बड़ी मकड़ी जैसा जानवर भी देखा जिसके लातादाद हाथ पैर थे और ये लोग उसका शिकार करते थे। ये बड़ा खतरनाक और ताकतवर जानवर होता है, बड़ी मुश्किल से काबू आता है। मैं आगे बढ़ता गया। अब मैं एक वादी नुमा जगह पर था। ऐसा लगता था जैसे मैं एक कटोरे में आ गया हूँ। मेरे चारों तरफ चट्टानें सर उठाए खड़ी थीं। चट्टानों में बड़े छोटे सुराख नजर आ रहे थे। दरमियान में बहुत बड़ा मैदान था और उस सब्जाजार मैदान के दरमियान एक गोल और ज़मीन से 10-12 फुट बुलंद गेंदनुमा टीकरी है। मैदान खाली पड़ा है। मैं उस टीकरी पर चढ़ जाता हूँ और आराम करने को आंखें बंद कर लेता हूँ और फिर मेरी आंख जब खुलती है तो देखता हूँ सारा मैदान यहाँ की मखलूक से भरा हुआ है। उन लोगों में सिर्फ मर्द और औरतें हैं, कोई बच्चा नज़र नहीं आया। हैरत इस पर है कि इतने लोग जमा हैं और कोई शोर नहीं। सब लोग आराम से अपनी अपनी औरतों के साथ मौजूद हैं। यहाँ की औरत हमारी दुनिया की औरत की तरह नहीं है। ये बहुत कम बोलती है और मर्द की खुशनुदी हासिल करने को हर वक्त तैयार रहती है। उसके लिए हर मर्द एक जैसा है। ये किसी को नाराज़ नहीं करती और मर्द भी इस पर एतराज़ नहीं करता। इससे यहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होते। ज़र ज़मीन जन के झगड़े को कोई नहीं जानता। हमारी दुनिया में सिर्फ इन बातों पर झगड़े होते हैं। मैंने अब तक किसी को आपस में लड़ते नहीं देखा। कुछ ही देर में एक तरफ से एक शख्स आता नजर आया। वो कद में उनसे ज़रा बड़ा था। उसके साथ जो औरत थी उसके बालों में कुछ चमकदार चीज़ लगी हुई थी। वो भी आम औरतों से ज़्यादा लंबी थी। अब मैं उनकी ज़ुबान पूरी तरह समझ लेता था। थोड़ी बोलने की खुद से मश्क करता था ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो काम चला सकूं। मैं एक तरफ हो गया। वो टीकरी पर आ गया और आते ही उसने अपने साथ आई औरत को अपने कंधे पर उठा लिया। वो औरत भी बरहना थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे और सब ने अपनी अपनी औरतों को कंधों पर उठा लिया। और जब ऊपर वाले मर्द ने अपनी औरत को कंधे से उतार दिया तो सब ने उसकी तकलीद की और खामोशी से अपनी अपनी जगह बैठ गए। ऊपर वाला मर्द खड़ा रहा और बोला, ऐ धरती के अंदर बसने वाली मखलूक, खुश हो जाओ कि अब हम धरती के ऊपर जाने वाले हैं। वहाँ पर वो ऐशो आराम है कि तुम सोच भी नहीं सकते। वहाँ खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तरह तरह के जानवर हैं। उनका नरम और जायकादार गोश्त है। ज़मीन के ऊपर बहुत दरख्त हैं, उनमें बड़े अच्छे फल होते हैं। हमारी दुनिया में क्या रखा है? वहाँ सूरज है, गर्मी है और समंदर का पानी है। वहाँ जो कुछ है वो तुम्हारे ख्वाब हैं। मैंने वो दुनिया नहीं देखी, मगर मेरी बेटी वहाँ पर है। वो वहाँ काम कर रही है। मैंने अपनी सारी ताकत उसके अंदर डाल दी है। वो एक पल में मेरे पास आ सकती है। वो ज़मीन के ऊपर राज कायम कर रही है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे ऊपर जाने के रास्ते बनाए जा रहे हैं। कई मौजूद हैं और कई अनकरीब बन जाएंगे।
मेरे साथियों, मैं अब जा रहा हूँ ज़मीन की 12वीं परत की तरफ, क्योंकि मेरी सारी ताकत तो मेरी बेटी ले गई है। मैं नई और निराली ताकत अंदर से निकाल कर लाऊंगा और फिर ज़मीन के ऊपर राज बनाऊंगा। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन लोगों के क्या प्रोग्राम हैं। सिर्फ चंद के पास साहिराना ताकत थी, बाकी लोग तो आम से लोग थे। मुझे इसको रोकना ज़रूरी था। नामालूम ज़मीन के और अंदर से ये क्या ले आए और दुनिया के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दे। मैंने खड़े होकर एक बेल से उसके दोनों पैर जल्दी से बांध दिए और उतनी ही फुर्ती से उसके हाथ भी बांध दिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बेलें उससे क्यों लिपटी जा रही हैं, क्योंकि मुझे तो वो देख नहीं सकता था। उसकी औरत हैरत से ये सब देख रही थी। फिर मेरी आवाज़ उन तक पहुंची। ऐ ज़मीन के अंदर के बासियों, मेरी बात गौर से सुनो। तुम मुझे नहीं देख सकते मगर सुन सकते हो। ये जो तुम्हारा सरदार है ये तुम सबको फ़रेब दे रहा है। तुम अमन और चैन से ज़िंदगी गुजार रहे हो। ज़मीन के ऊपर तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। वो दुनिया तुमसे बिल्कुल अलग दुनिया है। उस दुनिया के पास जो कुछ है तुम उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो आग का गोला छोड़ेंगे और तुम ख़त्म हो जाओगे। तुम उनकी तरक्की का साथ नहीं दे सकोगे। ये और इसकी लड़की तुम लोगों से धोखा कर रही है। तुम सब खत्म हो जाओगे। इसका अंदाज़ा यूं करो कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो मगर तुम्हारी आंखें इस काबिल नहीं कि देख सकें। मैं तुम सबको ज़िंदा रखना चाहता हूँ और ये शख्स तुमको ख़त्म करना चाहता है। ये वहाँ राज कायम करना चाहता है। इसको पता नहीं कि ऊपर की दुनिया कितनी बड़ी है। वहाँ बेहिसाब इंसान रहते हैं और एक से बढ़कर एक तरक्की याफ्ता है। वो आसमानों में उड़ते हैं, पानी के अंदर सफ़र करते हैं, हज़ारों मील दूर बातें करते हैं। तुमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। ज़रा सी शायरी वहाँ पर काम नहीं आएगी। ये तुम्हारे सामने बेबस पड़ा है। मैं चाहूँ तो इसको मार दूँ मगर मैं ये नहीं करता। मैं तुमको बता रहा हूँ, इसकी बातों पर एतबार ना करना और इसकी बेटी भी अब कभी वापस नहीं आएगी। तुम सिर्फ ये करो कि ये जो रास्ते ऊपर जाने के बना रहा था उनको ख़त्म कर दो, वरना याद रखो अगर ऊपर की मखलूक यहाँ आ गई तो तुम सब मारे जाओगे। बोलो, तुम क्या कहते हो? इसकी बात मानोगे या मेरी बात पर एतबार करोगे? यकायक सब खड़े हो गए और हाथ उठाकर कहने लगे, हमें तुम पर एतबार है। ये सरदार गद्दार है, ये हमको ख़त्म करना चाहता है। और मैं खामोशी से टीकरी से उतरकर वापस उस तरफ चल दिया जिधर मेरा वापसी का रास्ता था। मैं उसमें दाखिल हुआ और ऊपर जाने लगा। मैंने ऊपर आते ही सबसे पहले ये काम किया कि अपने कारिंदों को तलब किया और उस कुएं को भरना शुरू कर दिया। चूने की पहाड़ी से चूना मंगवाया और डालना शुरू कर दिया। रातों रात ये काम पूरा हो गया। अगर ये काम आम मजदूर करते तो महीनों का काम था। रोलुका की रुदात ख़त्म हो गई तो मैंने कहा, अब उस औरत की तलाश करना होगी। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऊपर आने के जो रास्ते बनाए जा रहे थे वो तो अब बंद हो ही जाएंगे। एक बना बनाया रास्ता यही रह जाते हैं। वो कभी ना कभी यहाँ ज़रूर आएगी, क्योंकि उसको आखिर अपनों से राब्ता भी तो करना होगा और मैं यहाँ पर उससे मुलाकात करूँगा। तो इसका मतलब हुआ तुम यहीं पर डेरा डालोगे? मैंने मजाक किया। काम तो पूरा करना है, रोलुका ने जवाब दिया। ठीक है, मैं भी रुकता हूँ। वापस तो साथ ही चलेंगे। मैं वापस ठिकाने पर चला आया। 3 दिन के बाद मेरे कारिंदे ने बताया वो इधर ही आ रही है। आज भी अमावस की काली रात थी। पूरी आबादी सोई हुई थी। बाग और खेत की तरफ हू का आलम था। मैं कुएं की मुंडेर पर बैठा था। मेरे सामने वो मैदान था जिसमें कभी एक भयानक मकान हुआ करता था। मैं रूपोशी की हालत में था। मैं जानता था कि वो इतनी बड़ी साहिरा नहीं कि मुझे देख सके। वो बाग की तरफ से आ रही थी। उसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। उसकी दुनिया का ये कौमी लिबास था। अंधेरे में भी वो दूर से बड़ी पुरकशिश नजर आती थी। उसकी चाल में लहराहट थी। उसका सीना हर कदम पर वर्जिश करता था। हमारी दुनिया का मर्द उसको देखकर दीवाना हो सकता था। वो सीधी चली आ रही थी। उसके अंदाज से जाहिर होता था कि वो बेखौफ है। पहले वो हस्बे आदत मकान की तरफ मुड़ गई, मगर मकान ना पाकर ठिठक कर खड़ी हो गई और हैरत से चारों तरफ देखने लगी और फिर पालती मारकर ज़मीन पर बैठ गई। ज़मीन पर उसने अपनी उंगली से कुछ बनाया और एक बारीक आवाज़ हलक से निकाली। उसके आवाज़ निकालने के चंद लम्हों में उसके सामने कई बौने और चपटे आदमी नजर आने लगे। उसने अपनी ज़ुबान में उनसे कुछ बातें की और वो बौने मैदान में फैल गए। वो औरत उसी अंदाज में ज़मीन पर बैठी रही। कुछ ही देर में सारे बौने वापस आ गए और कुछ बताने लगे। मैं इतनी दूर था कि उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। अब औरत खड़ी हो गई और ज़मीन खोदने लगी। मैं खड़ा तमाशा देख रहा था। उसके साथ उसके बौने भी हाथों से ज़मीन खोद रहे थे। मैं चाहता तो उसको रोक भी देता, मगर मैं देखना चाहता था कि ये लोग करते क्या हैं। वो सारी रात ये काम करते रहे। सुबह के आसार नजर आते ही वो औरत बाग की तरफ चली गई और वो बौने हवा में तहलील हो गए। सूरज निकल आया था। मैं मैदान के उस तरफ गया
जहाँ पर ये लोग खुदाई कर रहे थे। मैंने झांक कर देखा और हैरान रह गया। बगैर किसी औजार के और सिर्फ एक रात में, सिर्फ हाथों से मेरे अंदाजे के मुताबिक 40-50 फुट कुआं वो खोद चुके थे। इसका मतलब था वो वापस जाने का रास्ता बना रही थी। उसको पता था कि पुराना रास्ता बंद हो चुका है और उसमें चूना भरा हुआ है। एसपी साहिब को बुलाकर मैंने दिखाया। वो भी ये सुनकर हैरान रह गए कि ये कुआं सिर्फ हाथों की मदद से एक रात में बनाया गया है। दिन में मैंने ये काम किया कि मजदूर लगाकर उसको बंद करवाना शुरू कर दिया। साथ साथ काला तेल मंगवाया और मिट्टी के साथ साथ वो भी डलवाया। जब कुआं बंद हो गया तो पिसा हुआ चूना 1-1 फुट मैदान में फैला दिया। मेरा अंदाज़ा था कि वो बाग में मौजूद है और सारी कार्रवाई ज़रूर देख रही है, मगर शायद उसने कुछ नहीं देखा। अगर देखा होता तो दोबारा ना आती, मगर रात में वो फिर आई। आज उसके साथ ज़्यादा बौने थे। ये बौने कहाँ से आ गए कुछ पता ना था। मेरा ख्याल है कि उसके पास ऐसी ताकत थी जो बौने ले आती थी। उसने आते ही सारे मैदान का चक्कर लगाया। वो फ़ौरन खड़ी हो गई। सारे बौने मैदान के बाहर चले गए। वो भी जाने लगी तो मैंने ज़ोरदार आवाज़ में कहा, फिर कोशिश कर ले, फिर ना कहना, मौका ना दिया। तू कौन है, सामने आ। वो गुस्से से बोली, हमारी दुनिया का ये दस्तूर है कि हम किसी नंगी औरत के सामने नहीं आते। सख्त बेहयाई समझी जाती है। तू और तेरी कौम तो नंगी पैदा होती है और नंगी मर जाती है। तेरा बाप भी नंगा था और तेरी कौम को भी मैंने देखा है। तू खुद को बड़ा होशियार और चालाक समझती है। तूने ये दुनिया अभी पूरी कहाँ देखी है। तेरा इल्म और चालाकी एक मेंढक की तरह है जो चंद फुट के जौहड़ में रहकर उसको बहुत बड़ा ख्याल करती है। बेवकूफ़, इस रोशन दुनिया में एक से एक अक्लमंद रहता है। ज़मीन का सीना चीरकर ग़िज़ा पैदा करता है। तूने वो कुछ खाया होगा यहाँ जिसका तसव्वुर तेरी कौम नहीं कर सकती। अगर तू और तेरा बेवकूफ़ बाप अच्छी और नेक नीयत से आए होते तो हम तुझे सारंखों पर बिठाते, तुझको इल्म हुनर सिखाते, अपना मेहमान बनाते, मगर तू तो राज करने आई है। कितने हैरत की बात है कि चंद बौने इस तरक्की याफ्ता ज़मीन पर हुकूमत करने आए हैं। तेरा इल्म सिर्फ इतना है कि यहाँ के बच्चे भी तुझसे ज़्यादा जानते हैं। ये बौने और तू सब ही अपनी जान से जाएंगे। अब बोल, क्या कहती है। मेरा और मेरे बाप का अंदाज़ा गलत था। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। वो बोली, तूने सिर्फ इस छोटे से कस्बे को ही दुनिया समझ लिया था। शुरू में ऐसा ही था, फिर वक्त के साथ साथ मुझे अंदाज़ा होता गया। मगर मेरा बाप यही कहता था कि मेरा इल्म मेरी मदद करेगा, मैं कामयाब हो जाऊंगी। वो बोली, तो तू अपना इल्म और ताकत इस्तेमाल कर ले। मैंने कहा, नहीं, सब बेकार है। यहाँ का आदमी सिर्फ हाथ ही नहीं रखता, अकल भी रखता है। यहाँ वो है जो मैंने कभी नहीं देखा। अब मैं लड़ नहीं सकती, मैं वापस जाना चाहती हूँ। वो बोली, वापसी के सारे दरवाजे बंद हैं। तूने कुछ इंसानों की जान ली है। यहाँ पर जान लेना जुर्म है। जो जान लेता है उसको सज़ा मिलती है। तू खुद को मेरे हवाले कर दे और याद रख, तेरा जो इल्म तू लेकर आई थी वो सब ख़त्म हो चुका है। तू एक औरत है और हर औरत के लिए लिबास ज़रूरी है। और फिर उस औरत का वजूद ख़त्म हो गया। मुकर्रम अली अच्छा खाते पीते घराने का फ़र्द था। उसका बाप एक दफ्तर में क्लर्क था। पुराने ज़माने का मिडल पास, बाप दादा के ज़माने का मकान था। घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मुकर्रम अली के बाप मुकद्दम अली को बना बनाया घर मिला था। बाप ने बड़ी कोशिश के बाद मुकर्रम अली को सरकारी दफ्तर में नौकर करा दिया था। मुकद्दम भी बहुत नेक और शरीफ आदमी था। अपने काम से काम रखता था। दफ्तर से आने के बाद सिर्फ नमाज पढ़ने को मस्जिद के लिए निकलता था। मोहल्ले में किसी से ज़्यादा राह रस्म नहीं रखता था। किसी को उसकी ज़ात से कोई शिकायत नहीं थी। सिर्फ उसकी बीवी से उसकी नहीं बनती थी। वजह सिर्फ पैसा हुआ करता था। वो पूरा खर्च बीवी को नहीं देता था। इसी बात पर रोज़ाना उनके दरमियान झगड़ा हुआ करता था। ये बात अपनी जगह दुरुस्त थी कि मुकद्दम भी बला का कंजूस आदमी था। वो अपना पैसा खर्च करना जानता ही नहीं था। हर चीज़ मुफ्त की हासिल करने की कोशिश करता था। दावत शाम की कहीं से आ जाए तो वो दोपहर को भी ना खाता था और ना किसी को खाने देता था। खुद भी मुख्तसिर सा आदमी था। 3 लड़कियां थीं, वो भी निहायत छोटे कद काट की थी। एक लड़का था, वो भी बाप की तरह 4 फुट से कुछ ज़्यादा का था। अम्मा पर कोई बच्चा नहीं गया था। मुकद्दम अली हर 10 तारीख को बड़े भाई के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। ये बड़े भाई उनके तायाजाद थे। मुकद्दम अली के हालात जानते थे। वो ये भी जानते थे कि मुकद्दम अली का गुजारा उसकी आमदनी में आसानी से हो सकता है, मगर वह फिर भी हर माह उसकी मदद किया करते थे। ईद पर सबको कपड़े बना दिया करते थे। रमज़ान में पूरा खर्च अदा करते। इसके अलावा भी कुछ रिश्तेदार बड़ी खामोशी से मुकद्दम अली की मदद कर दिया करते थे। इससे मुकद्दम अली के घर का खर्च चलता। बीवी के हाथ पर उन्होंने कभी अपनी आमदनी नहीं रखी थी। जो खर्च होता खुद करते। बीवी आधा सेर गोश्त मंगवाती तो ये पाव लाते। 1 पाव दूध सुबह वो लेते थे।
उसमें से 1 कप खुद पी जाते, बाकी की चाय बनती थी। सब्जी फरोशों से खूब सौदा करते और फिर जेब में हाथ डालकर नोटों को सहलाते और आगे बढ़ जाते। इसी तरह फ्रूट वालों के साथ करते। पूरे मोहल्ले में उनकी शोहरत हो गई थी। कोई दुकानदार उनको भाव नहीं बताता था, जानते थे ये खरीदेंगे कुछ नहीं और बहस करेंगे। दावत में जाने के बहुत शौकीन थे और हैरत अंगेज तौर पर अपने कद काट से ज़्यादा खा जाते थे। किसी ने मजाक में पूछ लिया, मुकद्दम भाई ये भरी भरी डिशें कहाँ जा रही हैं? तो जलकर जवाब देते, मियाँ दावत में आए हैं, 1-2 वक्त का कोटा ना खाएं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ दावत का। इसीलिए तो दोपहर को भी नहीं खाता था कि शाम को दावत में खाना है। वैसे आदमी शरीफ थे, कमज़ोरियाँ तो हर शख्स में होती हैं, इस कमज़ोरी को मुआफ़ कर दिया जाए तो उनके घर के रोज़ रोज़ के झगड़े ख़त्म हो जाएं। लड़कियाँ बड़ी थीं, कद काट कम सही, मगर जवानी तो आखिर आती ही है। उन्होंने कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके उनकी शादियां करना शुरू कर दी और 3 को फारिग कर दिया। इससे उनकी जेब से कुछ नहीं गया और कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हुआ। किसी से जहेज़ लिया, किसी ने जेवर दिया, कोई कपड़े ले आया और किसी ने 2-3 देग खाना फराहम कर दिया। लो जी, लड़की की शादी हो गई। उनका तरीक़ेकार यही था कि खुद को निहायत मस्कीन और गरीब जाहिर करके वो अपना काम चला लेते थे। उनकी इन बातों से बीवी कतराती थी, मगर क्या करती, रहना तो उनके पास ही था। अब रह गई 1 लड़की और 1 लड़का और मुकद्दम मियाँ बीमार पड़ गए। अपनी खुद साख्ता दवाओं से इलाज करते रहे, फिर किसी ने अस्पताल में दाखिल करा दिया। अपने इलाज पर भी कभी पैसा खर्च ना किया और फिर अपनी कंजूसी की नज़र हो गए। मगर मरने से पहले एक काम वो कर गए। लड़का उनकी कंजूसी की वजह से पढ़ ना सका था, उनको अपने दफ्तर में चपड़ासी की मुलाजमत दिला गए और मियाँ मुकर्रम चपड़ासी हो गए। बाप की तरह ये छोटे से थे, मगर दुनिया के अलग ढंग देखकर और बाप की शोहरत से डरकर बाप के नक्शे कदम पर नहीं चले। वो अपनी तनख्वाह माँ के हाथ पर रख देते और वो अपनी मर्जी से खर्च करती। 3 फर्द घर में थे, खर्च ही कितना था, बड़े आराम से गुजारा होता था। मुकर्रम के साथ के लड़कों की शादियाँ हो गईं। मुकर्रम की अम्मा को भी बहू लाने का शौक़ हुआ और उन्होंने लड़कियाँ देखना शुरू कर दी। मुकर्रम अली की माँ की ख्वाहिश थी बहू चांद का टुकड़ा हो। ये ख्वाहिश तो हर माँ की होती है, ये कुदरती बात थी। वो ये भूल जाती है कि बेटा कैसा है, घर कैसा है और फिर मुकद्दम अली की शोहरत। मगर मुकर्रम अली को भी सब जानते थे। बाप की उसमें कोई बात नज़र नहीं आती थी। वो नौकरी के अलावा भी काम करता था, मेहनत से नहीं घबराता था। चाल चलन भी अच्छा, मोहल्ले में नज़रें नीची करके चलता था। लड़के में कोई खराबी नहीं थी और रहे उसके कद काट तो वो पैदाइशी ऐसा था, इसमें तो वो कुछ नहीं कर सकता था। मुकर्रम अली पैसे से भी कमज़ोर नहीं था। सब जानते थे कि मुकद्दम अली ने ज़िंदगी भर पैसा जमा किया है, फिर उसकी रिटायरमेंट का पैसा भी मिला है। सभी मुकर्रम अली के पास महफूज है। वो अपना गुजारा अपनी कमाई से करता है। एक बहन रह गई है, उसका भी उसने इंतज़ाम कर रखा है। तलाश करने से तो हर चीज़ मिल ही जाती है। और मुकर्रम की अम्मा को लड़की पसंद आ गई। नए नक्श दुरुस्त, गोरी चिट्टी, उम्र का भी मेल और घराना भी ठीक। ज़ात बरादरी के ना लड़की वाले कायल थे ना ये लोग। ज़ात बरादरी का क्या है, आदमी शरीफ हो, मुसलमान हो, और क्या देखना। लो जी, बात पक्की हो गई और शादी हो गई। मगर ये क्या हुआ, दुल्हन के आते ही झगड़ा शुरू हो गया। मुकर्रम की माँ का कहना था कि ये लड़की वो नहीं जो दिखाई गई थी। सब औरतों ने पूछा, ये लड़की नहीं दिखाई तो भी इसमें क्या खराबी है, अच्छी गोरी चिट्टी लड़की है, अब जो हुआ उस पर सब्र करो। मगर इसकी उम्र तो देखो, मेरे मुकर्रम से 10 साल बड़ी लगती है। अम्मा ने जवाब दिया, मैं नहीं लड़ सकता तो क्या हुआ, कोई तो लड़ सकता है, हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। अजमल ने कहा, तो तुमको पता है कि मेरे साथ ससुराल वालों ने धोखा किया था। जो लड़की दिखाई गई थी उससे शादी नहीं हुई, उससे 10 साल बड़ी से मेरा निकाह कर दिया। चलो यहाँ तक की बात होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, मुकर्रम ने कहा। उस लड़की की शादी क्यों नहीं हुई थी, अजमल ने पूछा। उस लड़की ने अपनी शादी किसी हवाई मखलूक से कर ली थी और वो रोज़ रात को उसके पास आती थी। उसकी माँ ने किसी से एक गंडा बनवा लिया और उसके गले में डाल दिया। इससे वो हवाई मखलूक उसके पास आने से रुक गई। माँ ने कह दिया था कि तूने अगर ये गंडा उतारा तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, और उसने इसी दौरान उसका निकाह धोखे से मेरे साथ कर दिया। मगर दुल्हन ने मुझे सारी बात बता दी और दूर रहने का कहा। मगर अब वो गंडा उसने उतार दिया है, उसकी माँ का इंतकाल हो चुका है। वो मखलूक रोज़ आती है, मैं बेगैरती से उसके काम करता हूँ, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मैं क्या करूँ, किससे लड़ूँ, कौन है सामने, मेरी बिसात क्या है। मैं ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह कमज़ोर आदमी हूँ, मुकर्रम ने कहा। तो ऐसा करते हैं, किसी सियाने से मिलते हैं, अजमल ने कहा। यार मैं तो किसी सियाने को जानता नहीं, तुम ही कुछ करो। यहाँ फर्रुखाबाद में तो कोई ऐसा आदमी नहीं है, इसके लिए बलिया चलना होगा। तो फिर देर ना करो, चलो, मुकर्रम ने कहा। दोनों ने बलिया की बस पकड़ी और रवाना हुए। बस का 4 घंटे का सफ़र पूरा हुआ। मुकर्रम ने पूछा, तुम उस आदमी से मिले हो कभी?
एक दो दफ़ा किसी दोस्त के साथ मिला हूँ। वो किशनगंज में एक मंदिर है, उसमें रहते हैं, जादू टूने का काम करते हैं। मेरा ख्याल है ये आदमी काम कर देगा। बातें करते करते किशनगंज आ गया। यहाँ पर मंदिर के दरवाजे पर अजमल ने पूछा, गोकुल कार्तिक महाराज अंदर हैं? जवाब मिला, अपनी कुटिया में मौजूद हैं। वो दोनों वहाँ चले गए। अंदर 2-3 औरतें कुटिया के दरवाजे पर खड़ी थीं, एक एक करके अंदर जा रही थीं। कुछ ही देर में उनका नंबर आ गया। वो उस बूढ़े के सामने बैठ गए तो वो बोला, कैसे आए, क्या काम है? अजमल ने कहा, महाराज मैं पहले भी आपके पास आ चुका हूँ, आपके अपने दोस्त के काम से आया हूँ। ये खुद अपनी कहानी सुनाएगा। और मुकर्रम ने कम से कम अल्फाज में अपनी कहानी बयान कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद एक लंबी हूँ की और बोले, साफ जाहिर है ये एक जिन है जो उस औरत पर काबिज है, मगर चिंता की कोई बात नहीं, भगा देंगे, परंतु औरत को यहाँ लाना होगा। वो बोला, अगर वो आने पर राजी ना हुई तो फिर क्या करेंगे? मुकर्रम ने पूछा, आएगी तो नहीं, लगता ऐसा ही है। गोकुल कार्तिक ने कहा, तो फिर गाड़ी का बंदोबस्त करो, हम खुद चलते हैं। आप कब चलेंगे? अजमल ने पूछा, कल सुबह जाएंगे, शाम को आएंगे। मुकर्रम हैरत से बोला, इतनी देर में काम हो जाएगा महाराज? तू हमें जानता नहीं बच्चा, जानता तो ये बात ना करता। हम बड़े पुजारी हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। एक बात का ख्याल रखना होगा बच्चा। कार्तिक महाराज ने कहा, हुक्म करो महाराज। अजमल ने पूछा, हम लोग औरतों से दूर रहते हैं, घर में ज्यादा औरतें हों तो उनको अलग करना होगा, हम सिर्फ मरीज से बातें करेंगे। मगर आपके पास तो औरतें आती हैं? मुकर्रम ने डरते डरते पूछा, ये ज़रूरतमंद होती हैं, इनको वापस करना घोर पाप है। तू नहीं जानता, हमारा देवता बहुत गुस्से वाला देवता है। अगर कोई भूली भटकी हुई अप्सरा भी उस तरफ जा निकलती है तो वो तैश में आ जाता है और उसे किसी नबातात में तब्दील कर देता है। कोई आम का दरख्त बन जाती है, कोई नीम का। इसलिए पूरे भारत में देवता की पूजा के लिए जो खास मुकामात हैं वहाँ पर सिर्फ पुरुष जाते हैं, औरतों का दाखिला ममनू है। ठीक है महाराज, हम सवेरे गाड़ी लेकर आ जाएंगे। पूरे 50 रुपए में गाड़ी हुई और तीनों फर्रुखाबाद रवाना हो गए। 10 बजे घर पहुंच गए। पहले मुकर्रम घर में गया और अम्मा को पड़ोस में भेज दिया और फिर अजमल और महाराज कार्तिक घर में आए। महाराज ने आते ही चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। उसने साजिदा के कमरे के अलावा पूरा घर घूम फिर कर देख लिया और बोला, खाली है, कुछ नहीं है, मरीज दिखा तो पता चले। अजमल कमरे से बाहर रुक गया और पंडित मुकर्रम के साथ कमरे के अंदर चला गया। कमरे में जाते ही महाराज के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा कि आंखों के सामने तारे नाच गए। वो जरा सा घबराए मगर फिर कदम जमाकर खड़े हो गए। बोले, देखभाल के, हम मुलाकात को आए हैं और तू मारता है, कुछ तो ख्याल कर। साजिदा के मुंह से एक मर्दाना आवाज आई, सब जानता हूँ तुझे और तेरी मुलाकात को। तूने खूब ढंग बनाया हुआ है रोटी कमाने का। अपनी खैर चाहता है तो चला जा और फिर कभी ना आना इस तरफ, वरना उल्टा लटका दूंगा किसी दरख्त पर। मेरी बात तो सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कार्तिक बोला, ज्यादा मत बन, तेरी बात मैं समझ गया, चला जा, इसी में तेरी सलामती है। फरेब करेगा तो नुकसान होगा। कार्तिक फौरन पलटकर दरवाजे से निकल गया। अब अकेला मुकर्रम कमरे में था। वो वापस पलटा तो आवाज आई, और तू भी होश कर, तुझे इसलिए छोड़ा हुआ है कि तू बेजरर है। अगर पर निकालने की कोशिश करेगा तो सारे पर नोचकर कबूतर का बच्चा बना दूंगा। जा, भाग जा। मुकर्रम जल्दी से कमरे से बाहर आ गया और दरवाजा बंद हो गया। अजमल ने दोनों को हैरत से देखा और बोला, अरे क्या हुआ महाराज, इतनी जल्दी काम हो गया क्या? अरे तुझे काम की पड़ी है, अपनी तो जान पर बन गई। गाड़ी का बंदोबस्त करो, हम वापस जाएंगे। मुकर्रम ने आगे बढ़कर कहा, महाराज कुछ तो करो, वो तुम्हारा देवता किस काम आएगा, कुछ उससे काम लो। अरे देवता क्या मेरी जेब में रखा है कि निकाल के लगा दूं काम में? उसको मनाना पड़ता है, बताना पड़ता है, फिर भी उसकी मर्जी है कि आए ना आए। महाराज ने कहा, वाह महाराज वाह, तुमने पूरे 50 रुपए खर्च करवा दिए और काम कुछ हुआ नहीं, अब फिर 50 क्यों खर्च करें? अजमल ने जवाब दिया, अरे बच्चा मैं जाकर कुछ जाप करूंगा, तुम्हारा काम जरा कठिन होगा तो जरूर, मगर देवता को राजी करना होगा, इसमें जरा वक्त लगेगा। महाराज बोले, तो फिर क्यों आ गए थे हमारे साथ? मुकर्रम ने कहा, देखना भी तो जरूरी था। अब आके अंदाजा हुआ कि पानी कितना गहरा है। कार्तिक बोला, पानी इतना गहरा है कि तुम डूब जाओगे। अब वापस तुम खुद चले जाओ, हमारे पास किराया नहीं है। मुकर्रम ने जवाब दिया, चले जाते हैं बच्चा, परंतु तुमने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। और कार्तिक महाराज मुंह पर एक थप्पड़ खाकर चले गए। और मुकर्रम भी अजमल के साथ घर से बाहर आ गया और बोला, यार हैरत है, साजिदा के मुंह से मर्दाना और बड़ी रोबदार आवाज आ रही थी और कार्तिक को तो अंदर जाते ही बहुत जोरदार थप्पड़ भी पड़ा था। उस थप्पड़ ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी और वो बिल्ली के बच्चों की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगा था। ये तो कुछ बहुत ही खतरनाक जिन मालूम होता है। और तुझे उसने कुछ नहीं कहा? अजमल ने पूछा। हाँ कहा, बोला तू बेजरर है इसलिए छोड़ दिया है, ज्यादा पर निकालेगा तो पर काट दूंगा। मुकर्रम ने जवाब दिया,
तो इसका मतलब है कि वो हमारी कार्रवाइयों को जानता है, फिर तो मेरी भी खैर नहीं। अजमल ने डरकर कहा। अबे तू क्यों डरता है, मामला तो मेरा है, मुकर्रम ने कहा। तेरी मदद करने में मैं भी मारा जाऊंगा। तुझे तो पता है कि मेरे सर पर तो कोई हाथ रखने वाला बड़ा भी नहीं है, इसलिए भैया तुम इस मामले में मेरे पास ना आना। माफ़ करना यार, मैं मजबूर हूँ। और अजमल फौरन अपने घर चला गया। मुकर्रम को बहुत रंज हुआ, बड़ा दोस्ती का दम भरता था, ज़रा बुरा वक्त आया तो साथ छोड़ गया। दुनिया इसी का नाम है, बनी के सब साथी होते हैं, बनी बिगड़ती है तो कोई साथ नहीं देता। अम्मा औरत ज़ात, अगर कोई राज की बात औरत को पता चल जाए तो वो उसके पेट में कहाँ रुकती है, जब तक वो किसी के कान में उसको कह ना कर दे वो बेचैन रहती है। शबराती की अम्मा, मैं तुमसे एक बात पूछूं, किसी को बताओगी तो नहीं? मुकर्रम की माँ ने अपनी पड़ोसन शबराती की अम्मा से कहा। ए लो, मैंने कभी किसी को कुछ बताया है कि अब बताऊंगी? शबराती की अम्मा नाक पर उंगली रखकर बोली। देख, बात ज़रा पर्दे की है, मैं तुझ पर भरोसा करके मशवरा कर रही हूँ। मुकर्रम की माँ ने कहा। अरे तू बेफिक्र होकर बोल, ये दिल समंदर है, जो बात गई डूब गई। शबराती की अम्मा सीने पर उंगली रखकर बोली। बात यह है कि मुकर्रम रात को दुल्हन के पास नहीं सोता, छत पर चला जाता है। और हैरत की बात यह है कि साजिदा की बातें करने की आवाज़ें आती रहती हैं। मैंने पूरी रात चौकीदारी की है, उसके कमरे से कोई आते जाते मैंने नहीं देखा। साजिदा रोज़ शाम को खूब बनाव सिंगार करती है, मगर खाती कुछ नहीं और बहुत खुश नज़र आती है। मैं तो देख कर और सोच कर बेहाल हो गई हूँ। मुकर्रम की अम्मा ने एक ही सांस में अपना पेट हल्का कर लिया और सुकून की सांस ली। हाय हाय, ये तो तूने नई बात बता दी। मैं तो जानूं ये कुछ ऊपर का चक्कर लगता है। अरे साफ बात कर, ऊपर नीचे का क्या चक्कर है? मुकर्रम की माँ उलझ कर बोली। अरे बेवकूफ़, ये कोई साया है जो उसके पास आता है, वो बातें करती है, तुमको नजर नहीं आता। उससे बातें करता है और उसी के डर से मुकर्रम छत पर भाग जाता है। मेरी मानो तो किसी सियाने को दिखाओ, ये बड़ी खतरे वाली बात नजर आती है। शबराती की अम्मा ने मशवरा दिया। तेरी नज़र में कोई ऐसा सियाना है? मैं किसी को नहीं जानती। मुकर्रम की अम्मा बोली। सुना है कि अमाम बाड़े वाली गली में कोई रहता है। शबराती की अम्मा बोली। तो फिर चल मेरे साथ, मुकर्रम की अम्मा ने कहा। आज तो मुश्किल है, कल सवेरे मैं चलूंगी, शबराती की अम्मा ने जवाब दिया। दूसरे दिन दोनों खामोशी से निकल गईं। पूछते पूछते पता चल गया कि बाबा सुरमे वाले ये काम करते हैं। वो एक सुरमे की सलाई मरीज की आंखों में लगाते हैं और मरीज बोलना शुरू हो जाता है। जिन भूत प्रेत का उतारा करते हैं। मुकर्रम की माँ ने पूरा अहवाल उनके गोश गुजार कर दिया। उन्होंने अपनी सुरमा भरी आंख खोलकर कहा, तुम फिक्र ना करो, उस लड़की को हमारे पास ले आओ, बस इतना काम तुम्हारा है। और अगर वो ना आई तो फिर बाबा जी हम क्या करें? तो फिर हम खुद तुम्हारे घर आ जाएंगे, वो बोला। मुझे तो जी उससे डर लगता है, मैं उसको नहीं ला सकती, आप ही आ जाओ तो अच्छा है, मुकर्रम की माँ ने कहा। उसकी डबल फीस होती है, वो बोले। डबल कितनी होगी? मुकर्रम की माँ ने पूछा। सिर्फ 10.5 रुपये, बाबा ने जवाब दिया। ये तो बहुत ज़्यादा है बाबा, कुछ कम कर दो, वो बोली। अच्छा तुम ज़रूरतमंद हो तो फिर तुम मुझे सिंगल फीस 5.25 रुपये दे देना, बाबा ने कहा। जिस ज़माने का ये जिक्र है उस ज़माने में ये भी बहुत थे, मगर मजबूरी थी, वो राज़ी हो गई। बाबा ने कहा ठीक है, कल किसी वक्त तांगा लेकर आ जाना, हम चलेंगे। दूसरे दिन 11:30 बजे सुरमे वाले बाबा आ गए। घर में मुकर्रम नहीं था, सिर्फ साजिदा अपने कमरे में थी और अम्मा बाबा के साथ ही आई थी। अम्मा ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी तो साजिदा की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। अम्मा अंदर चली गई और बोली, बेटा एक सुरमे वाला आया है, उसका सुरमा बहुत बढ़िया होता है, मैंने सोचा तुम्हारी आंख में भी एक सलाई डलवा दूं, फ़ायदा करेगा। मुझे सुरमा लगाने का शौक नहीं है, मना कर दो, साजिदा ने कहा। हरज ही क्या है बेटा, अच्छी चीज़ है इसलिए कहती हूँ, वो बोली। अच्छा ठीक है बुला लो, साजिदा ने कहा। और बाबा सुरमे वाले कमरे के अंदर आ गए। अंदर तो आ गए मगर अब वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि दरवाजे पर एक बहुत बड़ा सांप फुंकारे मार रहा था। बाबा मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहे थे, मगर हाथ पैर कांप रहे थे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मुकर्रम की अम्मा की हालत उनसे भी ज़्यादा खराब थी। घर में कभी चूहे का बच्चा नजर नहीं आया और आज इतना बड़ा सांप कहाँ से आ गया। साजिदा इत्मीनान से बैठी थी। दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो गया और साजिदा के मुंह से एक मर्दाना आवाज़ उभरी, सुरमा लगाएगा? ज़रा अपनी हालत तो देख, दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर रोटी कमाता है। तेरे अंदर क्या है? सिर्फ झूठ और फरेब। तुझे देखकर रहम आता है और तुम बूढ़ी औरत हो, तुमको बहुत ख्याल है अपने बेटे का। मैंने उसको छोड़ रखा है इसलिए कि वो बेज़रर सा आदमी है। तुम्हारे बुढ़ापे का मैंने ख्याल किया है, उसके बदले में तुम लोग मेरे ही खिलाफ काम कर रहे हो। कान खोल के सुन ले बुढ़िया, ये मेरी बीवी है, मैंने इससे शादी की है। तुमने इसके खिलाफ या मेरे भगाने को कुछ किया तो अब के मुआफ़ नहीं करूँगा, आखिरी मौका दे रहा हूँ।
तू बुढ़े अपनी सुरमादानी उठा और भाग जा और देखभाल कर सुरमा लगाया कर। अब मेरे सामने आया दोबारा ना आना, वरना आंखें फोड़ दूंगा। फिर सुरमा किस में डालेगा? तू अंधों की आंख में सुरमा डालता है? मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा। शबराती की अम्मा को तो पंखे लगे हुए थे, आगे का अहवाल जानने को बेचैन थी। दूसरे दिन सवेरे ही आ गई। आते ही बोली, अरे बहन क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं। मुकर्रम की अम्मा का खौफ के मारे अब तक बदन कांप रहा था। होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता से बोली, तुम घर जाओ, मैं वहीं आती हूँ। शबराती की अम्मा को मुकर्रम की माँ का चेहरा देखकर कुछ अंदाजा हो रहा था, इसलिए कुछ ना बोली और खामोशी से पलटकर घर आ गई और बेचैनी से मुकर्रम की अम्मा का इंतजार करने लगी। दोपहर में मुकर्रम की अम्मा आई तो वो बोली, तुमने कुछ बताया नहीं, सुरमे वाले बाबा ने क्या किया? बहुत मुश्किल है। अरे ये कोई बहुत ताकतवर जिन लगता है, सुरमे वाला तो भीगी बिल्ली बन गया उसके सामने। लो बताओ, मेरे घर में सांप कहाँ से आ गया? ये बड़ा खौफनाक, और फिर खुद ब खुद गायब, और फिर साजिदा के मुंह से मर्दाना आवाज ऐसी रोबदार कि क्या बताऊं। अब तो मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। आखिरी मौका दिया है उसने, कह दिया है कि अब कुछ किया तो सजा दूंगा। मुकर्रम की अम्मा ने तफसील बता दी। ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई। तुम ऐसा करो, किसी मौलवी सियाने से राब्ता करो, वो कुछ झाड़ फूंक देगा। सुना है कि कील देने से भी मकान में कोई बला दाखिल नहीं होती। शबराती की अम्मा ने मशवरा दिया। नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, उसने कहा है कि सजा दूंगा। मुकर्रम की अम्मा डरते डरते बात कर रही थी। डरोगी तो काम नहीं चलेगा, मैं किसी हाजरात करने वाले को तलाश करती हूँ। कर ले बुढ़िया, तू भी हाजरात करा ले और किसी सियाने को तलाश कर ले, तेरा भी हशर खराब कर दूंगा। दोनों ने ये सुनकर दरवाजे पर देखा तो साजिदा गुस्से में खड़ी थी और मर्दाना आवाज में बात कर रही थी। उसको देखकर दोनों थर थर कांपने लगी। शबराती की अम्मा के हाथ का सरोटा कब जमीन पर गिर गया, उनको खबर न हुई। दिन का वक्त था, मगर दोनों का दहशत जदगी के मारे बुरा हाल था। जमीन पर कांटे पड़ गए थे। तू ही है जो रोज नए नए तरीके बताती है, अब तुझे भी देखना होगा। और साजिदा पलट गई। उसके जाने के बाद भी दोनों की हालत खराब रही। काफी देर के बाद शबराती की अम्मा अपनी जगह से उठी, घड़ोंची से एक गिलास पानी भरा और गटागट पी गई। फिर एक गिलास लाकर मुकर्रम की अम्मा को दिया, वो भी एक ही सांस में पी गई। जरा औसान बहाल हुए तो मुकर्रम की अम्मा ने कहा, मैं इसीलिए डरती थी। अरे उसको सब पता चल जाता है, वो कमरे में बंद रहती है मगर सब तरफ देखती है। हम भला उसका क्या मुकाबला करेंगे? मेरी तो तौबा है। मुकर्रम की अम्मा ने कहा, हाँ बहन, तुमने ठीक कहा। बताओ, मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में मारी गई, पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। शबराती की अम्मा ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम आके उससे माफ़ी मांग लेना। इतना जालिम मुझे वो लगता नहीं है। मुकर्रम की अम्मा ने हौसला दिया। मेरी तो हालत खराब है, अब उसके सामने कैसे जाऊंगी? वो बोली, ना जाओ, फिर सजा को तैयार रहो। मुकर्रम की अम्मा ने कहा, हाय मैं तो बुरी फंस गई, अब क्या करूं? वो रोहानसी होकर बोली, मैंने जो कहा है वो करना ही पड़ेगा। मुकर्रम की अम्मा ने कहा, ठीक है, मैं शबराती के अब्बा से मशवरा करूंगी। वो बोली, ये तो तुम एक और गलती करोगी, मर्दों में बात फैल जाएगी, फिर तो वो नामालूम कितना नाराज हो जाए। मुकर्रम की अम्मा ने फिक्रमंदी से कहा, अच्छा तो फिर उनसे मशवरा नहीं करूंगी, मैं ज़रा हिम्मत जमा करूं, फिर तुम्हारे घर आऊंगी। वो रात भर हिम्मत जमा करती रही और कोई उनकी दोनों बकरियां काट के चला गया। सुबह देखा तो हाय मेरी बकरियां कहकर शबराती की अम्मा सर पकड़कर बैठ गईं। सबने तसल्ली दी। शबराती ने और उसके अब्बा ने यह कार्रवाई किसी दुश्मन की करार दे दी और पूरे मोहल्ले ने उनका साथ दिया। दूसरी रात सब होशियार थे मगर शबराती की सारी मुर्गियां कट गईं। लो जी, अब तो सभी फिक्र में पड़ गए, ऐसा कौन था जो डरबे में घुस गया और एक एक को काट डाला। शबराती की अम्मा के औसान बिगड़े हुए थे, नुकसान पर नुकसान हो रहा था। कोई नहीं समझा था मगर वो समझ चुकी थी कि ये उसी जिन की कारिस्तानी है। अब तो उन्हें माफ़ी मांगने की और जल्दी हो गई और शाम को ही मुकर्रम की अम्मा के पास पहुंच गई। मुकर्रम की अम्मा ने देखते ही कहा, अब आई हो नुकसान करवा कर? अरे बहन क्या करती, मेरी हालत ख़राब थी, इस डर से नहीं आई कि परेशानी में आदमी का दिमाग तो अपने ठिकाने होता नहीं, मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। जाओ मुआफ़ी मांग लो, अभी नहाकर अंदर गई है, तैयारी कर रही है रात के लिए। तुम भी बुआ ज़रा अपनी ज़ुबान को काबू करो, हल्की बात ज़ुबान पर मत लाओ। शबराती की अम्मा ने कहा, बस क्या करूं, दिल जलता है तो मुंह से धुआं निकल ही जाता है। मुकर्रम की अम्मा बोली, अच्छा मैं अंदर जाती हूँ। शबराती की अम्मा ने कहा, दरवाजे से पहले इजाज़त ज़रूर ले लेना। मुकर्रम की अम्मा बोली। शबराती की अम्मा ने दरवाजे पर दस्तक दी तो साजिदा की आवाज़ आई, कौन है? शबराती की अम्मा बोली, अरे मैं हूँ शबराती की अम्मा, अभी मैं मसरूफ़ हूँ, रात के 9 बजे आना, फिर मिलूंगी। साजिदा की आवाज़ आई, अच्छा ठीक है बेटा, फिर आ जाऊंगी। और वो वापस घर आ गई।
मगर ठीक 9 बजे फिर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो साजिदा ने पूछा, कौन है? शबराती की अम्मा ने जवाब दिया, मैं हूँ, तुमने 9 बजे बुलाया था तो आई हूँ। दरवाज़ा खुल गया। साजिदा के बड़े बड़े बाल कंधे पर पड़े हुए थे, दुपट्टा गायब था। उसके मुंह से मर्दाना आवाज़ बरामद हुई, क्या बात है बुढ़िया, क्यों आई है? मुझे माफ़ कर दो, बड़ी भूल हो गई मुझसे, अब मैं अपनी ज़ुबान बंद कर लूँगी। वो बोली, बकरियाँ और मुर्गियाँ मर गईं, इसलिए माफ़ी मांग रही हो? पूछा गया। हाँ, ये बात भी है। दूसरा, मुझे पता नहीं था, औरतें ऐसे ढोंग रचाती रहती हैं। मैं भी जवानी में कभी कभी ड्रामा करती थी, सब डर जाते थे और मैं खुश होती थी, मगर अब मुझे पता चल गया है, मुझे माफ़ कर दो। शबराती की अम्मा ने मिन्नत की, जल्दी अकल आ गई तुझे, अब तेरे मर्दों का नंबर था। अच्छा जा और खामोशी से रह, किसी से साजिदा और मेरे बारे में जिक्र मत करना, दूसरा कोई करेगा तो वो भी नुकसान उठाएगा। शबराती की अम्मा ने शुक्रिया अदा किया और जल्दी से कमरे से निकल आईं। उनके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मुकर्रम की अम्मा ने इशारे से पूछा, सब ठीक है? इशारे से ही जवाब मिला, हाँ सब ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ। मुकर्रम की अम्मा को ज़िंदगी ने एक सख्त सबक पढ़ा दिया था, मगर वो क्या करती, मजबूर थीं। शबराती की अम्मा ने तो डर के मारे आना ही छोड़ दिया था। उनके पेट में भी बड़ी सख्त मरोड़ उठती थी, मगर मुर्गियों के खाली डरबे और खाली खोंटियों को देखकर डर जाती थी। कई दफ़ा बात जुबान पर आते आते रह जाती थी। शहर से बाहर गांव में मुकर्रम की अम्मा की एक बचपन की सहेली रहती थी। एक दिन वो उसके पास चली गई। शाकिरा ने पूछा, आज तुम कैसे भूल पड़ी, बगैर बताए? खैरियत तो है ना? अरे क्या खैरियत, बड़े जंजाल में पड़ी हूँ। वो बोली, कुछ बताओ तो क्या बात है? शाकिरा ने पूछा, तुमको पता है कि मुकर्रम की शादी की थी, एक तो ये धोखा हुआ कि लड़की छोटी दिखाई और भेड़ दी बड़ी। चलो हमने इस पर भी सब्र कर लिया, मगर वो जिस दिन से आई है नई मुसीबत आ गई है। मुकर्रम की अम्मा ने कहा, अच्छा आगे बताओ। शाकिरा बोली, मुकर्रम की अम्मा ने चारों तरफ देखा और आहिस्ता से डरते डरते कहने लगी, उस पर एक जिन का साया है। अरे साया क्या है, वो उसकी बीवी है, वो रात को आता है, उसके पास सोता है, मैंने खुद दोनों को बातें करते सुना है। अरे ये लड़कियां फ्रॉड करती हैं, मुकर्रम से उसका दिल नहीं मिला होगा, इसलिए जान छुड़ाने को वो करती होगी। शाकिरा ने अपना ख्याल जाहिर किया, नहीं शाकिरा, वाकई जिन है, उसने मुझसे भी बात की है और धमकी दी है कि किसी को बताया तो सजा दूंगा, और तुमने मुझे बता भी दिया। शाकिरा ने कहा, हाँ तो तू दूर की है इसलिए बता रही हूँ, तुझसे पहले शबराती की अम्मा पड़ोस में रहती है, उसको बताया था, वो भी एक सियाने के पास लेकर गई थी, वो सियाना भी भाग खड़ा हुआ और उसकी मुर्गियाँ और बकरियाँ भी मर गईं। उसने मुआफ़ी मांगकर अपनी जान छुड़ाई, बहुत खतरनाक है। वो बोली, अब तुमने मुझे बता दिया है, मेरा भी क्या वो वही हशर करेगा? शाकिरा ने डर कर पूछा, पता नहीं, मगर तू तो बहुत दूर है, उसको क्या पता चलेगा? मुकर्रम की अम्मा बोली, अगर वो वाकई जिन है तो पता चलाना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है? शाकिरा बोली, पता ही तो चला है, तूने कौन सा उसके खिलाफ कुछ किया है? मुकर्रम की अम्मा ने तसल्ली दी, अरे ये बात राज की थी, तुमने उसका राज मुझे बता दिया, ये बात भी तो है। शाकिरा बोली, हाँ ये गलती तो हो गई मुझसे। मुकर्रम की अम्मा ने कबूल किया। अच्छा अब तुम जल्दी घर वापस चली जाओ, देर करोगी तो शायद वो तुम पर शक करे। शाकिरा ने कहा, अरे सुन, तू ज़रा ध्यान रखना, कोई ऐसा आदमी जो ये काम कर सकता हो बताना। मुकर्रम की अम्मा बोली, मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरे पास तो मेरी दौलत जानवर ही हैं, मर गए तो मैं क्या करूँगी, अब तुम जाओ। दूसरे दिन साजिदा ने मुकर्रम की अम्मा से कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हो, तुम मेरे शौहर के खिलाफ जाकर बातें करती हो। अरे ये उसकी मेहरबानी है कि तुम और तुम्हारा बेटा इस घर में मौजूद हो, ये भी मेरी सिफारिश पर है। वो अगर चाहे तो तुमको रेल की पटरी पर बांध कर डाल आए और तुम दोनों टुकड़े टुकड़े हो जाओ। अब तुम अकेले इस घर में रहो, मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया है, मुकर्रम मेरे साथ जाएगा। आखिर मुझे किसी मुलाजिम की भी ज़रूरत है, दूसरा मुझे उसकी आड़ भी चाहिए। मेरा शौहर तो वो नहीं, मगर नौकर तो है, घर का सौदा लाने वाला। तुम इसी घर में रहो और अपनी ज़ुबान बंद रखो, अगर ज़ुबान खोली तो सबसे पहले मुकर्रम की जान जाएगी, इसके बाद तुम्हारा कुछ होगा। और फिर मुकर्रम अपनी बीवी को लेकर नहर वाले बंगले में चला गया। ये बंगला शहर की निकाल पर नहर के किनारे बना हुआ था। कहते हैं कि इसको किसी अंग्रेज कर्नल ने बनवाया था, मगर ज्यादा न रह सका, उसको उसके बैरे ने कत्ल कर दिया था। बैरे के बारे में मशहूर था कि वो कर्नल की बीवी का मुंह चढ़ा था। कर्नल के कत्ल के बाद कर्नल की रूह रात 12 बजे के बाद चाय डबल रोटी मांगती फिरती थी और ये बंगला वीरान हो गया था। मुकर्रम ने साजिदा के हुक्म पर उस बंगले की सफाई करवा ली और रहने के काबिल बना लिया और दोनों यहाँ आ गए। मुकर्रम ने भी चाय डबल रोटी की आवाज़ें सुनी थी, डर भी लगा था, मगर उसके कमरे में कर्नल की रूह नहीं आई, बाहर से आवाज़ें देती गुजर गई। दुनिया की नज़र में मुकर्रम साजिदा का शौहर था और जब से इस बंगले में आया था लोग उसको बहुत बहादुर समझने लगे थे।
मगर वो ना बहादुर था ना साजिदा का शौहर। वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहता, प्लान बनाता रहता। उसके अंदर आग सी जलती रहती, लावा उबलता रहता। मगर जब खुद पर नजर पड़ती तो रो पड़ता, मैं कितना मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बेगैरती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ, इसलिए मैं कमजोर हूँ। आखिर वो इंसान था, रोज अपनी बीवी को बनाव सिंगार करते देखता था। उसकी आंखें रोज देखती थीं और दिल हसरतों का शिकार बन जाता था। उसकी जात के लिए जलना और कुड़ना रह गया था। वो रोज अपने जज्बात की कब्र खोदता और उनको उसमें दफन कर देता। मगर कब तक वो ये करता? इंसान नादानी करता है, कभी जज्बात के हाथों मजबूर होकर, कभी हालात उसे नादानी कराते हैं। वक्त और हालात, घुटन, महरूमियाँ और अंदर ही अंदर पकने वाला आतिशगीर मादा उससे नादानी करवाता है। और वो फिर जो करता है, फिर अच्छे बुरे नताइज की उसको फिक्र नहीं होती। बस हालत जनू में वो कर गुजरता है। मुकर्रम अली उसी हालत जनू में सुबह ही सुबह सौदा खरीदने के बहाने निकल गया और काले हाफिज जी के पास चला गया और उनसे अपनी पूरी कहानी बयान कर दी। काले हाफिज जी ने कहा, मियाँ तुम वाकई एक मुसीबत में गिरफ्तार हो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। वजह यह है कि मैंने जिंदगी में कभी ये काम नहीं किया। तुम ऐसा करो, गोरे गांव चले जाओ, वहां पर मियाँ शरफुद्दीन होते हैं, वो ये काम करते हैं, शायद तुम्हारा काम हो जाए। और मुकर्रम अली वहां के लिए रवाना हो गया। मियाँ शरफुद्दीन को भी उसने पूरी कहानी बयान कर दी। शरफुद्दीन सुनकर बोले, भाई मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता, क्योंकि मुझे ये मामला जरा टेढ़ा नजर आ रहा है। आप कोशिश तो करें, मुकर्रम ने कहा। और वो मियाँ शरीफुद्दीन को लेकर फर्रुखाबाद आ गया। शाम हो गई थी। उसने मियाँ जी को अपने कमरे में ठहरा लिया था। मियाँ जी ने अपना काम शुरू कर दिया था। मुकर्रम अली भी कमरे में मौजूद था। रात के 12 बजे का वक्त था। दरवाज़ा बंद था। मुकर्रम और मियाँ जी दोनों अंदर थे। दरवाज़ा धड़ाम करके खुला और साजिदा दंदनाती अंदर आ गई और बोली, क्यों अपनी ज़िंदगी के पीछे पड़ा है बुढ़े? ये तो निरा गधा है, इसकी बातों में आगे है। चल उठ और भाग जा। मैं बिला वजह किसी पर हाथ नहीं उठाता। मगर मियाँ शरफुद्दीन अपनी जगह जमे बैठे रहे तो वो फिर बोली, तू जो पढ़ रहा है वो मैं भी पढ़ सकता हूँ। और उसने मियाँ जी को एक हाथ में उठा लिया और सर से ऊपर करके ज़मीन पर दे मारा। ज़मीन पर गिरते ही उनके सर से खून जारी हो गया। साजिदा ने फिर उनको उठा लिया और दीवार पर दे मारा। अब मियाँ जी के सारे हाथ पैर टूट गए और वो आखिरी हिचकी लेकर साकित हो गए। फिर साजिदा मुकर्रम की तरफ मुड़ी और बोली, मैं अच्छों के साथ बुरा नहीं हूँ। इस बूढ़े की जान तेरी वजह से गई है। तुझे जिंदा रखना मेरी मजबूरी है, वरना तू इस लायक नहीं है। अब की अगर तूने कोई हरकत की तो हाथ पैर तोड़कर चौराहे पर बिठा दूंगा, भीख मांगते रहना। और साजिदा चली गई। कमरे में मियाँ जी की लाश पड़ी थी, मगर मुकर्रम को सख्त नींद आ रही थी और फिर वह फर्श पर ही नींद की आगोश में चला गया। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि फर्श साफ था। लाश तो क्या, किसी किस्म के आसार नहीं थे। मुकर्रम बड़ा हैरान हुआ, या अल्लाह, ये क्या मेरा ख्वाब था? मेरे सामने ये वाक़या हुआ। मैं सो गया और लाश और सब निशानात खत्म हो गए। शाम को उसको किसी ने बाजार में बताया कि गोरे गांव के मियाँ शरफुद्दीन को किसी ने उनके घर में कत्ल कर दिया है और उनका कत्ल किसी भी हथियार से नहीं हुआ है। उनको ज़मीन पर और दीवार पर टकराकर मारा गया है। एक रोज़ पहले उनके पास एक आदमी आया था, वो उसके साथ गए भी थे, मगर वापस कब आए किसी को पता नहीं है। पूरा शुबा उसी आदमी पर है। वो घबराकर फौरन बंगले पर आ गया। साजिदा ने अपनी आवाज़ में कहा, ज़रा भी गड़बड़ करोगे तो तुम्हारा नाम पुलिस को बता दिया जाएगा। अब तो मुकर्रम के हाथ पैर ठंडे हो गए। एक तरफ जेल की कोठरी और दूसरी तरफ अजियतनाक जिंदगी, जहाँ रोज़ मरना और रोज़ जीना पड़ता है। मगर ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है। हालात लगाम खींचकर तैश दिलाते हैं और बात इंसान के बस से बाहर हो जाती है और वह हालत जनू में वो कर गुजरता है जो उसके बस से बाहर होता है और नुकसान अपना ही करता है। इश्तियाल और बारूद में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों में धमाके होते हैं, दोनों तबाही फैलाते हैं, दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। मजबूरी इंसान से वो कराती है जो इंसान करना नहीं चाहता। मुकर्रम फिर साजिदा की गुलामी करने लगा। रोज़ अपने जज्बात की कब्र बनाता रहा। कब्रें बढ़ती गईं और मुकर्रम एक वीरान कब्रिस्तान बनता गया। और फिर उसको कब्रिस्तान अच्छा लगने लगा। शहर के आखिरी सिरे पर पुराना कब्रिस्तान था, वो उसमें जाने लगा। आज भी वो बेवजह कब्रिस्तान का चक्कर लगाकर सड़क पर आया ही था कि उसको एक शख्स नजर आया। उसके जिस्म पर सिर्फ एक धोती थी। सीने पर बड़े बड़े स्याह बालों का जंगल फैला हुआ था। सर गट्ठा हुआ था। कुशादा पेशानी पर संदल और सिंदूर की आड़ी तिरछी और बल खाती लकीरें नजर आ रही थीं। गले में मोटे दानों की मालाएं पड़ी थीं और कुछ खुश्क फूलों के हार गले में झूल रहे थे। वो अच्छा भारी भरकम आदमी था। वो अचानक मुकर्रम के सामने आ गया और बोला, यहाँ क्या मिलेगा? बार बार आता है। मुझे पता है, मुर्दे किसी को क्या देंगे, मुकर्रम ने जवाब दिया। फिर क्यों वक्त बर्बाद करता है?
मुझे बता जो तेरे मन में है, खुलकर बता दे, मुझसे पर्दा मत कर, शायद तेरी किस्मत का लिखा पूरा न हो। बैरागी ने कहा। मेरी किस्मत में क्या लिखा है? मुकर्रम ने पूछा। ऐसे सवाल मत कर जिसके जवाब दिए ना जाएं। मैं तेरे चेहरे पर कठिनाइयों के बादल देख रहा हूँ। दीन धर्म सब बात की बातें हैं। तू एक इंसान है मेरी तरह, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। बता दे। बैरागी ने कहा। क्या बताऊं? बताऊंगा तो मारा जाऊंगा, ना बताऊं तो भी जिंदगी के आसार नहीं है। मेरे चारों तरफ अंधेरा है, मौत है, जिल्लत है, मैं कैसे बताऊं? मुकर्रम ने रोकर कहा। जब हर तरफ मौत का अंधेरा है तो फिर उस तरफ चल जिधर कुछ जिंदगी के आसार नजर आए। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ मौत की तरफ जाऊंगा। मेरी जिंदगी भी उसी मुकाम पर है जहां मेरा मरना जीना बराबर है। कोई मेरे लिए रोने वाला नहीं। दुनिया के कोई काम मेरे ना होने से बंद नहीं होंगे। बैरागी बोला और मुकर्रम ने पूरी कहानी बैरागी को सुना दी। बैरागी ने पूरी बात सुकून से सुनी और जिंदगी बहुत प्यारी चीज़ है। इसकी अहमियत यूं और बढ़ जाती है कि ये सिर्फ एक बार मिलती है। मौत का तस्वुर ही बड़ा अजियतनाक होता है, मगर कुछ लोग मौत की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी किसी के लिए वक्फ करते हैं। अब तो घर जा, मैं देख रहा हूँ कुछ निगाहें उठ रही हैं, मैं आऊँगा तेरे पास। और बैरागी कब्रिस्तान के अंदर चला गया। 3 दिन गुजर गए, बैरागी बाबा नहीं आया तो वो फिर कब्रिस्तान की तरफ चला गया। बैरागी एक पुरानी कब्र पर खामोश बैठा था। वो उसके करीब बैठ गया, खामोश। कुछ देर खामोशी रही, फिर बैरागी ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, बहुत बेचैनी है। मुकर्रम खामोश रहा तो वो फिर बोला, तैयारी करना होती है, वजन करना पड़ता है। हिसाब किताब की ज़रा सी गलती पछतावे को जन्म देती है। मैं कुछ और बताना चाहता था, मुकर्रम ने कहा। 2 सियाने उससे डरकर भाग गए। एक मेरे सामने मारा गया, वो सब जानता है, वो उसका तोड़ कर लेता है। जिस बंगले में रहता है वहाँ पर एक अंग्रेज़ कर्नल की रूह रहती है। उसकी आवाज़ मैंने भी सुनी है, मगर वो रूह उसके करीब नहीं जाती। मैं वहाँ रहता हूँ, मेरे करीब भी उसके डर से नहीं आती। अंधेरे में आपका कुछ नुकसान ना हो, मैं ये चाहता हूँ। मैं जानता हूँ वो लादीन नहीं है, ताकत भी रखता है, मगर भटका हुआ है। अगर धर्म पर होता तो वो हरकत ना करता। दुनिया का हर मजहब ताकतवर होता है, हर मजहब इबादत की तलकीन करता है और इर्तिकाद से इंसान की खुफिया और पोशीदा कुव्वतों को जिला मिलती है। इंसान बहुत ताकतवर है। इंसानी ताकत के मुजाहिरे जो गैर इंसानी नजर आते हैं वो गैर इंसानी नहीं होते। वो ताकत जिसे मावराई ताकत कहते हैं हर इंसान के अंदर कुदरती तौर पर होती है। बस ताकत को जगाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए नफ्स कशी लाजमी है। अपने नफ्स को खुद आजमाइश में डालना पड़ता है और फिर उस आजमाइश पर पूरा उतरना पड़ता है। इस तरह इंसान की पोशीदा ताकतें उभर कर सामने आती जाती हैं। इसके साथ इबादत के इर्तिकाद से उन ताकतों को जिला बख्शी जाती है। तब जाके इंसान इस काबिल होता है कि किसी हवाई मखलूक के सामने सीना तान कर खड़ा हो सके। दूसरी बात और मेरी याद रखना, किसी की ज़ाहिरी हालत पर कभी ना जाना। पागल नजर आने वाला पागल नहीं होता, वो बड़े बड़े को पागल करने की ताकत रखता है। किसी दीवाने सौदाई को पत्थर ना मारना कि वो पत्थर पलटकर तेरी नक्सीर फोड़ सकता है। अब तू जा, बेफिक्र हो जा, मैं खुद आऊँगा। और मुकर्रम वापस चला गया। 2 दिन गुजर गए। रात को साजिदा ने मुकर्रम को अपने पास बुलाया और कहा, मैं जा रहा हूँ, तू अपने घर जा। और उसी रात साजिदा वहाँ से चली गई। सवेरे बैरागी बाबा आ गए। आते ही बोले, भाग गया, जाएगा कहाँ? फिर मुकर्रम से बोले, तू घर जा, तेरी माँ तेरा इंतज़ार कर रही है। और मुकर्रम घर चला गया। बैरागी फिर कब्रिस्तान में उसी कब्र पर आ गए। बता तो वो कहाँ भागा है? उन्होंने किसी से पूछा। उनके नज़दीक कोई नहीं था। कुछ देर सुनते रहे, फिर बोले, धुंध के पार नजर नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, मैं पता करता हूँ। और वह उठकर एक बहुत पुराने बरगद के दरख्त के नीचे चले गए। यहाँ पर भी कदीम कब्रें बनी हुई थीं। कुछ देर वो एक कब्र के किनारे बैठे रहे और फिर कब्रिस्तान से बाहर निकल गए। अब उनका रुख झांसी रोड की तरफ था। उनकी चाल अजीब थी। जमीन पर चलते तो वह नजर नहीं आते थे और हैरत अंगेज तौर पर वो कुछ ही देर में झांसी शहर में दाखिल हो रहे थे। इतना ज्यादा फासला इतनी जल्दी और बगैर किसी सवारी के उन्होंने तय कर लिया। यहाँ पर भी रुके नहीं। अब उनका रुख झांसी के किले की तरफ था। अब शाम हो रही थी। किले के दरवाजे बंद थे, मगर बंद दरवाजे उनको रोक ना सके और वो अंदर आ गए। किले के अंदर आकर उन्होंने कहा, माफ़ करना दोस्तों, ज़रूरत से आया हूँ, ज़्यादा नहीं रुकूंगा। और वह सुरंग की तरफ चले, मगर सुरंग के अंदर जाने से पहले ही पलट गए। बोले, भाग ले, कितना भागेगा? और वो किले से बाहर आ गए। अब उनका रुख झांसी के कदीम कब्रिस्तान की तरफ था। रात में कब्रिस्तान पर सन्नाटे का राज था। दूर दूर किसी इंसान का वजूद नजर नहीं आता था। वह बड़े इत्मीनान से एक कब्र के किनारे बैठ गए। अब ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक भारी पत्थर आसमान की तरफ से उनके सर की तरफ आया।
वो एक तरफ तेजी से सिरक गए और वो पत्थर जमीन से टकराकर मिट्टी की तरह बिखर गया। छुपकर वार करता है मरदूद, वो बोले। तूने भी तो ऐसा किया था। अंधेरे में आवाज आई। मैंने तेरी जान लेने की कोशिश नहीं की है, बैरागी ने जवाब दिया। तू क्या समझता है मैं तेरा इल्म नहीं जानता? तू जो पढ़ता है वो मुझे भी आता है। तेरे पास जो कुछ है वो मैं सैकड़ों साल से पढ़ता आ रहा हूँ। तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। आवाज आई। तू भटक गया है, जरा सोच, गौर कर। तूने किसी की बीवी पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। बैरागी ने कहा। तू झूठ बोलता है। मैंने उस औरत से पहले शादी की थी, फिर एक मलंग ने मुझे बांध दिया और इस दौरान उस आदमी ने इस औरत से शादी कर ली। मेरी तो वो बीवी पहले बनी थी। उस आदमी ने उस औरत से बाद में क्यों शादी की? वो औरत सिर्फ मेरी बीवी है, मुझसे खुश है, मेरी वफादार है। आवाज आई। बैरागी बोला। तेरी बात अगर मैं मान लूं तो भी तू गलती पर है। मैंने क्या गलती की है? आवाज आई। वो औरत एक इंसान है, उस पर कोई इंसान ही अपना हक जता सकता है। तू कौमे जिन्नात है, क्या तेरी कौम में तेरा जोड़ नहीं है? तो फिर क्यों किसी के हक पर डाका डाल रहा है? बैरागी ने पूछा। वो मेरी मोहब्बत है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। आवाज आई। तू कलमा गो है, इसलिए मैं वो करना नहीं चाहता जो मैं कर सकता हूँ, बैरागी ने जवाब दिया। मगर फिर कुछ जवाब नहीं आया। बैरागी ने आसमान की तरफ देखा और बोला। अब तू भागता ही रहेगा। रात को ही बैरागी फिर रवाना हो गए। अब उनका रुख ग्वालियर की तरफ था। यहाँ पर भी एक पुराना किला है। वो सीधे उधर ही चले गए। अंदर आते ही वो बोले, कुछ बात करना है, इजाजत दो तो बात करूं अंदर आकर। और फिर वो अंदर चले गए। गिरी हुई बुर्जी पर बैठकर बोले, एक मेरा चोर है, वो कुछ चुरा कर भाग गया है। हो सकता है कि तुम्हारे पास है, तुम लोगों की कौम का है, क्या तुम उसको पनाह दोगे? अचानक उनके सामने एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग नमूदार हो गए और बोले, अगर वो चोर है तो हम उसको गिरफ्तार करके आपके हवाले कर देंगे। बस मुझे यही पता करना था। आपने मेरी उम्मीद के मुताबिक जवाब देकर मेरा हौसला बढ़ा दिया है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वह बाहर आ गए। वो हर शहर में उसका रास्ता रोकते गए, मगर फिर उसका कोई पता न चला। दिल्ली, आगरा में बड़ी आबादी जिन्नात की है, मगर वो वहाँ नहीं था। साजदा उसके साथ थी। वो बैरागी की निगाहों से पोशीदा था। बैरागी की इल्मियत और काबिलियत को वो समझ गया था और उसी अंदाज में तोड़ कर रहा था। मुकाबला करने से कतरा रहा था, मगर अपना बचाव खूब कर रहा था। दिल्ली में बैरागी से मेरी मुलाकात अचानक हो गई। मैं बड़े मज़ार पर हाजिर देने के बाद मकबरा हुमायूं पर भी जाता हूँ। मकबरे के दरवाजे पर एक आदमी बैठा था, जिस्म से नंगा था, सिर्फ एक धोती उसका लिबास था। मैं उसके करीब गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ वो शख्स बीमार है। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और सख्त बुखार उसको चढ़ा हुआ था। मैंने उसकी नब्ज़ देखी और एक तांगे में डालकर दवा खाने ले आया और उसका इलाज शुरू कर दिया। वो अब तक खामोश था। मैंने जो दवाएं उसको दी, उससे शाम तक उसका बुखार उतर गया। कमज़ोरी अलबत्ता बहुत थी। मैंने मुआयना करने के बाद कहा, बाबा आप आराम करो, मैं परहेजी खाना आपको देता हूँ, 1-2 रोज़ में आप ठीक हो जाओगे। बहुत मेहरबान है तू, मेरी जिस्मानी बीमारी तो ठीक कर दे, मगर मेरे अंदर जो आग है वो किस तरह ठंडी होगी? वो बोला, आप पहले जिस्मानी बीमारी से निजात पालें, फिर दूसरी को देखेंगे। उसने कहा, उस बीमारी का इलाज तो मुझे खुद करना होगा। बैरूनी बीमारी अंदर की बीमारी का परतू है। वो बोला, अभी आप आराम करें, आपके जिस्म को इसकी ज़रूरत है। मैंने कहा, ज़रूरत तो है, मगर ज़रूरत पूरी कब होती है? एक के बाद दूसरी सर उभार देती है, करते रहो पूरी। ये बात तो आपकी दुरुस्त है, मुझे ज़रा खिदमत का मौका तो दें। मैंने कहा, मैं जानता हूँ तू खिदमतकार है, खिदमत तो करेगा ही। वो बोले, सुबह मेरे साथ रोलुका भी था। रोलुका को देखकर वो बोले, मेरी हालत देख रहे हो? बहुत दौड़ाया है उसने, पर्दा करके बैठ गया है, मेरे इल्म की काट कर लेता है। अब मैं अंधेरे में खड़ा हूँ, ये इंसानों की तौहीन है। मैं अपनी आग में खुद जल रहा हूँ। एक दफ़ा पकड़ लेता तो कुछ बात होती, मगर मैं पकड़ ही नहीं पाया। बाबा तुम ये बताओ कौन हो और किसके पकड़ने के चक्कर में हो? मैंने पूछा। तू हकीम है, जिस्मानी बीमारी को समझता है। मैं बैरागी हूँ, फिर ना मेरा काम है किसी की बिगड़ी, किसी की मुसीबत अपने सर लेना मेरा पेशा है। मगर इस दफ़ा बुरी तरह खुद से नाउमीद हुआ हूँ। वो एक निहायत होशियार जिन है, उसने एक औरत पर कब्जा किया हुआ है, उसको लेकर फरार है। वो कलमा गो है, मेरा तोड़ कर लेता है और अपना दिफा भी खूब करता है। अब मैं अंधेरे में खड़ा हूँ, क्या पता वो मेरे करीब ही हो और मेरी बेबसी का तमाशा देख रहा हो। रोलका ने आगे बढ़कर कहा, आप नाउमीद ना हो, बुरे का इंजाम अच्छा नहीं होता। आप दिल्ली में आराम करें, मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। इंसान से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं है। फिर ज़रा रुककर रोलका ने कहा, मेरी एक दरख्वास्त है, इजाज़त हो तो कहूँ? हाँ ज़रूर कहो, बैरागी ने कहा। मेरा काम करने का अंदाज ज़रा अलग है, जैसा दुश्मन हो वैसा ही वार करता हूँ। मेरे काम में मुदाखलत न करना,
हो सकता है कि मेरा तरीका आपके तरीके से अलग हो, मगर आप सिर्फ देखना, रोलुका ने कहा। मैं तेरी बातें समझ रहा हूँ, तू किसी रास्ते से चल, मंजिल तो एक ही है। फिर भला मुझे क्या पड़ी है कि तुझे रोकूं टोकूं? मेरे नसीब मुझे दिल्ली लाए हैं। ये बात अब मेरी समझ में आई है। रात खाने के दौरान मैंने रोलुका से पूछा, ये पापा किसको तलाश कर रहा है? ये तो आपने सुना है कि वो एक जिन है और किसी औरत को लेकर फरार हुआ है। इस किस्म की हरकतें अमूमन बेदीन जिन्नात करते हैं और बड़ी आसानी से पकड़े जाते हैं, मगर बैरागी बाबा बताते हैं कि वो पकड़ा नहीं गया और बैरागी बाबा को थका दिया उसने। रोलुका ने जवाब दिया, जिन्नात के वजूद के बारे में कुछ बताओ, मैंने पूछा। जिन्नात का वजूद कोई किस्सा कहानी नहीं है, मजहबी कुतब में उनका जिक्र मिलता है। ये इंसानों की तरह साहिब ईमान और काफिर भी होते हैं और बेदीन भी। आज भी उनके बारे में मशहूर है और कल भी था। इंसान अपनी कमजोरियों और खुद में रूहानी ताकतों की वजह से उनको देख नहीं सकता। अगर इंसान अपने हवासों को मजबूत कर ले और दिलों को गुनाहों की आलूदगी से पाक कर ले, एहसासात को पाक और ख्वाहिशात को मार दे, नफ्स पर कंट्रोल कर ले, तो देखना कोई मुश्किल नहीं है। नफ्स को मारने के लिए इबादत और रियाजत ज़रूरी है, रोलुका ने जवाब दिया। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो गई, मैंने कहा। मैं तो मजदूर हूँ, मजदूरी करूँगा तो मजदूरी मिलेगी, रोलुका ने जवाब दिया। तुम्हारी हर बात में रमज होता है। अब मैं कुछ तुम्हारी जुबान समझने लगा हूँ, मैंने कहा। दोस्तों की बात दोस्त ही समझा करते हैं, रोलुका बोला। अच्छा, अब क्या इरादा है, मैंने पूछा। अब मैं फर्रुखाबाद जाऊँगा। इब्तदा जहाँ से हुई है, रोलुका ने बताया। और अब फिर कब मुलाकात होगी, मैंने पूछा। मैं आपसे मुलाकात करूँगा, रोलुका ने जवाब दिया। और रोलुका फर्रुखाबाद रवाना हो गया। फर्रुखाबाद में मैं मुकर्रम के घर चला गया। मेरा लिबास और बोलचाल एक आम दिल्ली वाले की थी। मियाँ, तुम ही हो मुकर्रम, मैंने पूछा। वो बोला, हाँ जी मैं ही हूँ। तो भाई मियाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। तुम मुझे नहीं जानते मगर मैं जानता हूँ, बैरागी बाबा ने बताया था। बैरागी बाबा तो बीमार हैं, मैं पता करने आया हूँ। तुम ये बताओ कि तुम्हारी जोरू का कुछ पता चला? रोलुका बोला, नहीं, कुछ पता नहीं चला। अलबत्ता एक दिन वो जिन आ गया था मेरे पास, मुकर्रम ने कहा। तुमसे बात की उसने, मैंने पूछा। हाँ, बड़े रौब से उसने कहा, साजिदा के बारे में किसी को कुछ ना कहना, कोई पूछे तो कहना मैके गई है। इसके अलावा कुछ कहा तो टुकड़े करके चील कमों को खिला दूंगा, मुकर्रम ने कहा। तो फिर किसी ने तुमसे पूछा साजिदा के बारे में? औरतों को तो कुरीद होती ही है, पूछा था। और मेरी ससुराल जाकर साजिदा से वो मिल भी आई थी, मुकर्रम ने जवाब दिया। क्या वो वहाँ थी? रोलुका ने कहा। हाँ जी, औरतें बताती थीं वो वहीं पर थी और खुश नजर आती थी, मुकर्रम ने कहा। तुम तो कहते थे उसको जिन ले गया था, मैंने कहा। मुझे तो यही पता था, मुकर्रम बोला। तुमने जाकर खुद उसको नहीं देखा, मैंने पूछा। डर के मारे नहीं गया था, मुझे पता था कि जिन भी वहीं होगा। तुम्हारी ससुराल कितनी दूर है? मेरे साथ चलो, पता करते हैं, मैंने कहा। मुकर्रम हाथ जोड़कर बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। तुम खुद अगर पता करना चाहते हो तो कर लो। और मैं उसकी ससुराल चला गया। उन्होंने बताया कि मुकर्रम खुद साजिदा को लेकर आया था। 2 रोज वो लोग रहे और फिर चले गए। इसका मतलब था कि जिन मुकर्रम के भेस में गया था। मैं वापस आ गया। ये तो पता चल गया कि वो फर्रुखाबाद से जा चुका था। अब मेरा रुख हाथरस की तरफ था, क्योंकि एक मुकर्रम के जानने वाले ने बताया था कि मुकर्रम अपनी जोरू के साथ हाथरस की गाड़ी में सवार हुआ था। इसका मतलब था वो मुकर्रम का बहरूप इख्तियार किए हुए है। गाड़ी रात को हाथरस में पहुंची थी। मैं अपने जरिए से हाथरस रवाना हुआ और गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने से कुछ देर पहले पहुंच गया और रूपोशी की हालत में एक ऐसे मुकाम पर टिक गया जहां से मुसाफिर बाहर जाते हैं। मैंने देखा एक बुर्कापोश औरत के साथ मुकर्रम गेट की तरफ चला आ रहा है। मैं उसके साथ ही गेट से बाहर आ गया। ये दोनों मुझे नहीं देख पा रही थी। मैं भी उसी तांगे में सवार हो गया। वो दोनों पिछली सीट पर थे और खामोश थे। तांगा एक बहुत बड़ी हवेली के सामने उन्होंने रुकवाया तो तांगे वाले ने हैरत से कहा, यहाँ उतरोगे? ये तो वीरान हवेली है। मुकर्रम ने आंखें निकाल कर कहा, तुम अपने काम से काम रखो। और किराया देकर वो दोनों उतर गए। मैं भी उनके साथ उतर गया। हवेली वाकई हैरान थी, मगर जो आबादी उसमें थी वो तो वीराना ही पसंद करती है। हवेली के अंदर जाते ही उसको पकड़ लिया गया। उसके चारों तरफ जिन्नात थे, मुझे इंसानों जैसे ही नजर आ रहे थे। शायद वो एक इंसान के सामने अपनी असली सूरत में नहीं आए थे। साजिदा घबरा गई तो वो बोला, तुम घबराओ नहीं, ये मेरी कौम के लोग हैं। तेरा नाम क्या है और क्यों आया है? एक ने बढ़कर कहा, मैं शाकी माँ हूँ, ये मेरे साथ मेरी बीवी है। शाकी माँ बोला, हम तुमको अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकते, सरदार से पूछना होगा। पूछ लो, मैं इंतज़ार करता हूँ। तुम इसी जगह इंतज़ार करो, सरदार एक मेले में गया हुआ है, रात को आएगा। मैं थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ, शाकी माँ ने कहा। इसी जगह रुकना होगा तुमको। अगर अकेले होते तो अंदर आ जाते। तुम्हारे साथ ये आदमजाद औरत है,
हम अंदर आने की इजाज़त नहीं देंगे, सरदार ही ये काम कर सकता है। ठीक है, मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। और शाकीमा वहीं पर बैठ गया। उसके साथ साजिदा भी बैठ गई। उसके इर्द गिर्द और जिन भी बैठ गए। शाकीमा ने साजिदा से कहा, हमारे यहाँ सरदार के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। सरदार का हुक्म सब मानते हैं। इनको जो हुक्म मिला है वो ये कर रही हैं। तुम फिक्र ना करो, सरदार के आने के बाद मैं सरदार को मना लूँगा। आधी रात के बाद सरदार आ गया और शाकीमा को देखकर बोला, तू कौन है और ये औरत तेरे साथ कौन है? सरदार, मैं शाकीमा हूँ, दीनदार हूँ, बेदीन नहीं हूँ और मदद के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। शाकीमा ने जवाब दिया, अच्छा बोल, क्या बात है? सरदार ने पूछा। ये औरत मेरी बीवी है। मेरा कबीला शाही किला लाहौर में आबाद है। मेरे दुश्मन बहुत हैं। इतनी दूर इसको लेकर जाना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सरदार ने गौर से उसकी बात सुनी और कहा, ये आदमजाद औरत, तू आग ये खाक, तेरा और इसका मिलन तो हो ही नहीं सकता। तू अगर इसको अपने कबीले तक लेकर चला भी गया तो भी वो लोग इस औरत को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। तूने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब की ही है, इस औरत की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल दिया है। अगर तू काफिर होता तो मैं तुझे इसी वक्त सख्त सज़ा देता। तुझे तेरा कबीला ही सज़ा देगा। मैं सिर्फ ये करूँगा कि तुझे उसके हवाले कर दूँ और इस औरत को उसके घर पहुँचा दूँ। तुम जैसे जिन्नों ने हम सबको बदनाम करके रख दिया है। और शाकीमा को बांध लिया गया। फिर साजिदा से मुखातिब होकर बोला, मैं नहीं जानता कि तू इसके साथ खुशी से है या इसने ज़बरदस्ती तुझ पर कब्जा किया हुआ है। मुझे ये सब जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम दोनों का मिलाप हो ही नहीं सकता, ना हमारे कानून से ना इंसानों के कानून से। इसलिए तुझे मैं तेरे घर पहुंचा देता हूं। सरदार ने किसी को इशारा किया और दो जिन साजिदा को लेकर गेट से बाहर चले गए। शाकीमा को बांधकर एक कोठरी में डाल दिया गया और सरदार ने हुक्म दिया, कल सुबह इसको लाहौर रवाना कर दिया जाए। और मेरी वापसी हो गई। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। डोलुका ने रुदात सुना दी। कायनात की वुसअत का अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता, तो फिर इसके लाख राजों के बारे में कोई क्या जान सकता है? इंसान का जहन कायनात की वुसअत के मुकाबले में बहुत छोटा है। कोई नहीं समझ सकता कि वक्त की क्या कहानी है, वक्त क्या क्या तमाशे दिखा सकता है। हज़ारों तलीसमात इस कायनात में भरे पड़े हैं। सब कुछ रब्बे कायनात की कारीगरी है। हमारी जैसी ना जाने कितनी पोशीदा दुनियाएं इस कायनात के अंदर हैं। उनमें बसने वाले किस किस्म के हैं, उनके चेहरे कैसे हैं, हम अपने तसव्वुर से उनकी ख्याली तस्वीरें बनाते हैं और उस पोशीदा दुनिया के असरार और रिमूज़ हमारे जहन में नहीं आते।